भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह स्थिर बना हुआ है, भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है। इस पहल का नाम है रंग समागम 2020। रंग समागम के माध्यम से हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपनी कला साधना के माध्यम से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मानक निर्धारित किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वो बहुत ही विशेष है। पिछले 6 दशकों की एक लंबी रंग यात्रा रही है उनकी। बेहद उम्दा रंगकर्मी, निर्देशक एवं नाट्य प्रशिक्षक, जिन्हें हम फादर ऑफ बिहार थिएटर की पदवी से भी जानते हैं, जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से विभूषित हैं और एक बहुत उम्दा यात्रा उनकी रंगकर्म की रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री सतीश आनंद जी की। सतीश आनंद जी आज हमारे बीच में हैं, बहुत कुछ जानना है उनसे। स्वागत है सर आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार में, हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आके। बीएनए के साथ मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जी जी सर, इसलिए फिर से आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं सर कोरोना काल में पूरी तरह सुरक्षित हैं आप सपरिवार। हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हैं। जी और जी घर के अंदर ही बंद रहते हैं, बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। छटपटाते रहते हैं, लेकिन वो घर के जो अधिकारी होते हैं, जिसे पत्नी का दर्जा दिया गया है, वो बिल्कुल दरवाजा खोलने भी नहीं देती हैं, बाहर भी जाने नहीं देती। जी जी वो कमरे के अंदर ही बंद रह के कुछ कुछ सोचते रहते हैं अपनी यात्रा के बारे में, अपने ये सब। हाँ, एक विश्लेषण, आत्मविश्लेषण का ये क्षण है। और ये एक आध दिन का नहीं, वो कई अब तो 3 महीने हो गए। लेकिन सर एक हाँ जी जी सर, हाँ बताएं, बोलो। मैं कह रहा हूँ सर, एक बहुत खूबसूरत रोचक यात्रा रही है सर आपकी। इतना अनुभव समेटे हुए इस खूबसूरत सी यात्रा को साझा करने के लिए आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चरणबद्ध तरीके से आपकी ये जो पूरी रंग यात्रा रही है उसके बारे में जानने को हम सब उत्सुक हैं। और एक पूरी पीढ़ी जो आपको देख के बड़ी हो रही है, और या फिर जो आपको देख के बड़ी हो चुकी है और अपने अपने मुकाम तक पहुंच चुकी है, सभी आपकी इस रंग यात्रा से परिचित होना चाहते हैं। तो शुरुआत करेंगे सर चरणबद्ध तरीके से। हाँ, सन 1947 में सर जन्म हुआ आपका। झेलम जिला जो उस समय पंजाब में था, या यूं कहें अविभाजित भारत का हिस्सा हुआ करता था। फिर आप सर बिहार आ गए और बिहार में एक ऐसी क्रांति आपने पैदा की कि मतलब आज हम आपका एक हस्ताक्षर बन चुका है, आपको फादर ऑफ बिहार थिएटर के नाम से जानते हैं। तो सर पहला वो क्षण कौन सा रहा सर, जब लगा कि हाँ रंग कर्म आपको आकर्षित कर रहा है, थिएटर आकर्षित कर रहा है? ऐसे तो मुझे कोई डेट याद नहीं है और उम्र भी याद नहीं है, लेकिन मेरी माँ मुझे बताती थी, जब हम उस पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आए तो अमृतसर होते हुए आए थे। तो अमृतसर में ये रिफ्यूजी कैंप था, वहां पे कुछ दिन रहे। फिर उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया हमें अम्बाला, वहां एक कैंप था। फिर पानीपत में शिफ्ट कर दिया गया। फिर पानीपत से हमारे पिताजी और मेरे पिताजी के बड़े भाई ताऊ जी, जिन्हें कहा जाता है, वो ये लोग घूमे फिरे कि कहाँ हमें सेटल करना चाहिए। तो दिल्ली इन्होंने पसंद किया और दिल्ली में अपना बिजनेस दोनों भाइयों ने मिलके शुरू किया। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो शुरू की 5th क्लास तक वो मेरी दिल्ली की ही शिक्षा है, दिल्ली में पढ़ा। जी जी और उसके बाद फिर हम 1960 में पिताजी हमें बिहार ले गए, पटना में सेटल हुए थे। तो वो जो दिल्ली का जो मेरा जीवन काल है, उस समय मैं बहुत छोटा था, तो
मुझे तो वैसी ज्यादा स्मृतियां नहीं है, कुछ धुंधला धुंधला सा कुछ है, लेकिन मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि वो रामलीला हम लोग देखने जाते थे, माँ ले जाया करती थी। तो रामलीला में जो कुछ भी मैं देख के आता था रात को, तो सुबह आके अपने साथियों के साथ, अपने वो जो घर के आसपास जितने भी दोस्त होते थे, हम लोग मिलके फिर उसी रामलीला को एनेक्ट करते थे, दोबारा उसे करते थे, जैसा भी करते थे लेकिन करते थे। तो हाँ, वो मेरी माँ कहती है कि ये तुम्हारी शुरुआत जो है वो बचपन में होना चाहिए। ये इस तरह की शुरुआत हुई। और फिर जब पिताजी ने बिजनेस यहाँ बिहार में सेटल कर लिया तो पटना में, और हम सब वहीं आ गए। तो वहाँ पे फिर जिस स्कूल में मेरा दाखिला हुआ, राममोहन सेकेंडरी में, तो वहाँ पे ये जो वार्षिक कार्यक्रम हुआ करते हैं, ये दुर्गा पूजा के आसपास 1 महीने की लंबी छुट्टी उस समय हुआ करती थी। अब तो सारा सिस्टम चेंज हो गया है। तो एक बहुत बड़ा फंक्शन होता था हमारे स्कूल में, और उस समय नाटक हुआ करते थे। तो उसके चुनाव के लिए मुझे हमारी क्लास, यानी जितने भी बच्चे थे, सबको इकट्ठा किया गया कि हमने एक नाटक करना है हिंदी का, तो जो भी हिंदी नाटक में भाग लेना चाहते हैं वो आए। तो उसमें मैं भी चला गया। तो मैंने वहां जाके उस नाटक को पढ़ा। वो शायद जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी नाटक था। तो जैसे ही मैं संवाद बोलने लगा, तो बोलने का अंदाज अच्छा था मेरा, तो तालियां बजनी शुरू हो गई। तो सारे हमारे जितने भी अध्यापक थे वो सारे बहुत खुश हुए, और जितने वो छात्र थे मेरे क्लास के और दूसरे जो मुझे कोई तरजीह नहीं देते थे, ये तो बाहरी आदमी है, दिल्ली से आया हुआ है, तो उस तरह से कोई दोस्ती नहीं थी, एक अलग सा मैं रहता था। लेकिन फिर उन्होंने भी उसको पसंद किया, मेरे अभिनय को, तो फिर मेरे वो दोस्त बन गए। तो इस तरह से वो मेरी वहाँ एक यात्रा शुरू हुई। जो हमारे हिंदी के अध्यापक थे वही उसके इंचार्ज भी थे, नाटक हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि जब तक अब तुम इस स्कूल में हो, प्रति वर्ष, हर वर्ष हम करते हैं, हर वर्ष तुमको नाटक करना पड़ेगा। तो इस तरह से स्कूल से उस अभिनय की शुरुआत हुई। तो वो तालियां वालियां बहुत मिलती थी। और हाँ, उसमें वो, अब बहुत छोटे बच्चे हैं, तो अगर आपको ताली मिलती है तो आप बहुत उत्साहित होते हैं ना, आपको एक एनकरेजमेंट मिलती है कि मैं और ये काम करूं, मैं ये कर सकता हूँ, ये आपको एक कॉन्फिडेंस, वो तालियां, वो शाबाशी देती है। तो वो स्कूल में हमारे जो अध्यापक थे वो, उन्होंने ये काम किया, तो उससे मेरा हौसला काफी बढ़ा। तो फिर वो तो चूंकि साल में एक बार होता था, और मैं छटपटाता था कि और मैं नाटक करूं तो कहाँ करूं। फिर बाहर मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो बिहार, पटना में उस तरह बाहर संस्थाएं थी, वो बहुत शौकिया किस्म की थी, और वो भी गाए बगाए नाटक करती थी लगातार। कोई इस तरह का सिलसिला नहीं था, क्योंकि लगातार नाटक करने की कोई परंपरा नहीं थी। ओकेजन पर ही नाटक हुआ करते, जैसे दुर्गा पूजा हो गई या सरस्वती पूजा हो गई, तो इस तरह से कोई त्योहार है, उस अवसर पर लोग नाटक किया करते थे। संस्थाएं, शौकिया संस्थाएं, इस तरह से एक विधिवत कोई रंगमंच उस तरह से स्थापित रंगमंच नहीं था, और ऐसी कोई संस्था थी भी नहीं। तो इसलिए वो वहाँ एक लोहानीपुर है, धीरे धीरे कुछ लड़के मिलते गए। तो एक फिर हम लोगों ने 1962 में एक संस्था कला संगम के नाम से बना ली। सारे ही स्कूल के ही छात्र थे। उसमें 2 लोग बड़े थे, एक डॉक्टर थे, श्याम वर्मा नाम था उनका, और एक हिंदू भूषण थे, वो बम्बई से लौटे थे। शक्ल सूरत जो है राजेंद्र कुमार से बहुत मिलती थी। अच्छा। तो वो थोड़ा सा उनको मुगालता था कि मैं राजेंद्र कुमार की तरह से बन जाऊंगा वहां जाके। तो वो शायद वहां से लौट आए, तो फिर उनके साथ वो फिर नाटक वाटक कुछ कराते रहते थे, तो हम लोग रिहर्सल्स ही करते थे। तो इस तरह से वो यात्रा शुरू हो गई और कला संगम बन गई। अब वो तो हम लोग लड़कों ने बनाई थी, हमें क्या मालूम है कि एक दिन कला संगम देश की एक बहुत बड़ी संस्था बन जाएगी, और हम सब
अपना कैरियर उसमें ढूंढने लगेंगे। जी जी जी। रंगकर्म में हम तो गए थे कि लोग वाहवाही करते हैं, तालियां बजाते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, तो चलो यही काम करते हैं। तो इस तरह से ये मेरी वो यात्रा शुरू हुई और उसमें हम नाटक करते। बाद में सर 1962 में तो मुझे लगता है कि सर आप हाई स्कूल या इंटर में रहे होंगे सर, जिस समय ये संस्था बनाया आप लोग। नहीं 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 नहीं, मैं उस समय 8वीं क्लास में था। अरे वाह। मैं 8वीं क्लास में था 1962 में। हाँ, जी मैं जी 8वीं क्लास में था। तो वो उस तरह से धीरे धीरे चीजें होती गई और वो संस्था बनी। फिर हम नाटक छोटे मोटे ही नाटक करते थे। फिर एक वहाँ एक सज्जन थे, उनकी एक संस्था थी, वो भी कभी कभी नाटक करते, वो खुद डांस भी करते थे। तो कंपोजिट प्रोग्राम की तरह से कि एक नाटक हो रहा है तो सिर्फ नाटक नहीं हो रहा है, उसमें नृत्य का कार्यक्रम भी हो रहा है, संगीत का भी है, गीतों का भी है। तो उन्होंने एक 840/2 एक नाटक किया था, यानी 420 कह गए, नहीं 840/2। अच्छा अच्छा, अरे वाह। इस तरह का एक एकांकी उन्होंने किया था। तो उसमें जी जी मैंने एक बहुत छोटी सी भूमिका की थी। जी तो जी उसमें बड़ी तारीफ मुझे मिली, तो जी उससे बड़ी खुशी हुई। तो फिर ये सिलसिला फिर हमारा चल पड़ा। फिर वो कला संगम की तरफ से हमने छोटे छोटे 2 नाटक थे, खून ही खून, एक रिश्ते की जरूरत। इस जी नाटक को रविंद्र भवन में हमने वहां पे किया और वो बड़ी मुश्किल से हमने आपस में ही पैसे मिला के हॉल बुक किया था। और 50 कार्ड है, मुझे याद है, हम लोगों ने छपवाए थे और सबको दे दिए थे और कहा था कि इसी से आप हॉल भर दीजिए। लगभग 400 450 सीट्स थी उसमें। तो हमने 50 में ही 50 कार्ड्स में ही भर दिया है कि लोग आके देखें। तो वो एक शौकिया, जिसे विशुद्ध शौक कहते हैं, उस तरह से था। वैसे शुरुआत हुई है, तो अच्छा हुआ। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, कुछ और करना चाहिए। सारे और लड़के जुड़ते चले गए मेरे साथ। जी 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 तो फिर हमने, रमेश मेहता का एक नाटक है, जी जी ऐसा बोलता है, जी बड़ा उस समय पॉपुलर नाटक था। तो वो हमें मिल गया, तो फिर उसको किया। उसको तैयार करने में अब उसको निर्देशन कौन करे, तो आकाशवाणी में एक गोपाल प्रसाद हुआ करते थे, बहुत अच्छे अभिनेता थे, बहुत बढ़िया। और उन्होंने मुझे डायलॉग कैसे बोले जाते हैं, किस तरह से बोलना चाहिए, ये उन्होंने मुझे सिखाया। तो मेरे इस तरह से पहले गुरु वही थे। तो उन्होंने उस नाटक का निर्देशन किया। लड़कियां मिलती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बाहर कोई काम करता नहीं था। लड़कियां अच्छे परिवार उसमें आती नहीं थी। रंगमंच को जैसे आपके यूपी में भी वही स्थिति थी और बिहार में भी वैसा ही था कि रंगमंच को एक अच्छा काम नहीं समझा जाता था। इसमें समझा जाता था कि इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही दुष्ट होते हैं या चरित्रहीन होते हैं। वहां पर अपनी बहू बेटियों को, बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, वो गलत तरह के लोग हैं, गलत तरह का माहौल होता है। ये एक ऐसी धारणा थी। और वो धारणा इसलिए थी कि हमारे समय, उस समय जो लोग नाटक किया करते थे वो शायद इसी तरह के थे। एक वो लौंडा नाच हमारे यहाँ होता था, वो लौंडा नाच को लेके एक ये था कि बहुत गंदी चीज है ये, और शहरी लोग उसको देखना नहीं चाहते थे। ग्रामीण लोगों को वो ज्यादा पसंद आता था, लेकिन महिलाएं और स्त्रियों को मना था, लड़कियों को मना था कि वो उसमें जाके ना देखे। फिर दूसरा ये था, ये नौटंकी जो है, पार्टियां जो आती थी, इन्होंने भी काफी, ऐसा लोग कहते हैं और कुछ मैंने देखा भी था, तो जिस तरह की वो अश्लीलता और गंदगी होती थी, उससे लोगों, समाज जो है चिढ़ गया था और वो जो है आने नहीं देना चाहता था। हमारे बच्चे, तो जो जिन्हें हम भद्र परिवार कहते हैं या भद्र समाज कहते हैं, उस तरह से वो लोग नहीं आने देते थे। समाज, जो एक समाज उसको जाके देखता भी था, वो सिर्फ आनंद लेके आता था, लेकिन उससे इस तरह से जुड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ये एक बहुत ही सस्ते और भोंडे किस्म का मनोरंजन ये लोग देते थे नाटक के नाम पर। तो समाज की एक वो धारणा बड़ी बन जाती है। आपके यूपी में भी है इसको। नहीं, निश्चित तौर पर। जी जी हाँ, मैंने फेस किया, यूपी में भी हमने फेस किया। जब मैं पीएनए में आपके यहाँ वर्कशॉप करने आया था, तो उस समय भी, उससे पहले भी। तो
हमारे समाज में ऐसा है, अब उस समाज को आपको उसकी धारणा को तोड़ना पड़ेगा। जी तो जी जी धारणा तोड़ने में बड़ा लंबा समय लग जाता है। मुझे तो कम से कम 15 साल तो लग ही गए थे जो धारणा जी को तोड़ने में। जी जी नाटक नाटक करने वाले, या नाटक कोई खराब चीज नहीं है, अच्छी चीज है। जैसे जी अच्छा जी साहित्य होता है, अच्छी कहानी होती है, अच्छा हम्म, उपन्यास होता है, वैसे ही अच्छा नाटक भी है, रंगमंच है, उसमें जी बहुत जी सारी चीजें हैं जो देखनी चाहिए, जिससे जोड़ना चाहिए, और वो आपको कुछ देता है। फूड फूड फॉर थॉट जिसे कहते हैं हम, जी वो जी 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 नाटक देता है इसको। हम्म, लेकिन अब ये आप अपने उस शेल से बाहर निकलिएगा, आके देखिएगा, तब तो पता जी लगेगा। और अच्छे नाटक होंगे, स्तरीय जी जी नाटक होंगे, तभी जनता उससे जुड़ेगी, उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये निश्चित सारी तौर बातें पर थी। तो इसीलिए हमें लड़कियां मिलती नहीं थी। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वो स्कूल जो है ये को एजुकेशन। जी 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 तो बंगाली परिवार जो है, हम्म, बंगालियों के यहाँ वो सांस्कृतिक एक चेतना है। जी जी वो, जी जी हाँ, संगीत के साथ वो संगीत अपने बच्चों को सिखलाते हैं, नृत्य अपने बच्चों को सिखलाते हैं, और नाटक भी वो करने देते हैं। हमारे जो दूसरे परिवार हैं, या बिहार के परिवार हो या दूसरा समाज है, वो जी जी इसको अच्छा नहीं मानता था ना। वो तो अपने बच्चों को संगीत भी नहीं सिखलाते हैं, जी जी ये नृत्य भी नहीं सिखलाना चाहते हैं। और हमारे वहाँ पटना में एक संस्था खुली, तो वो नृत्य सिखलाने के लिए, वो नृत्य जी सीख के आए थे, और वो उदय शंकर के शिष्य थे। जी जी जब संगीत, कहाँ उन्होंने संगीत की ये नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की, तो वो कई लोगों के यहाँ गए। उन्होंने कहा कि मैं नृत्य के लिए मैंने स्कूल खोला है, तो आप अपने, तो उन्होंने कहा क्या हम, आपने कोठा बना लिया है क्या, हाँ इसके लिए भेजेंगे क्या हम बच्चों को? तो लोगों ने बड़ा उनको भी हिकारत की दृष्टि से देखा। उन्हें भी बहुत वर्ष लग गए जी 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 नृत्य की शिक्षा को भी मान्यता मिल सके। तो हमारा समाज चूंकि उस तरह का बंधा हुआ समाज, या उस तरह से उस सोच का समाज था, तो गाने और नाचने के लिए जब ये था, तो नाटक तो और भी एक अलग चीज हो जाती है। उसमें तो जी जी पात्र एक दूसरे को पकड़ता है, आप पति पत्नी की भूमिका भी अदा करते हैं, प्रेमी प्रेमिका की भी करते हैं। तो उसमें आपको आपको हर तरह के व्यवहार को दिखाना होता है, तभी वो नाटक को जो है लोग तभी उसको पसंद करेंगे। जी तो जी इसलिए वो समाज मानता नहीं था, इस बात को गलत समझता था। तो मैं वो बता रहा हूँ कि वो बंगाली लड़की थी जो जो हमारे साथ पढ़ती थी को एजुकेशन में। तो वो मुझे एक दिन नजर आ गई मार्केट में, हमारे पिताजी की दुकान थी वहाँ। तो जी वो मुझे नजर आ गई, तो मैं दौड़ा वो उसके पास गया। मैंने कहा दीदी कैसी हो? तो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। तो उसने कहा कि, उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं नाटक कर रहा हूँ। तो बोली अच्छा, अभी भी करते हो स्कूल से निकलने के बाद भी? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि आप करिए, आप तो बंगला नाटक करती थी स्कूल में। तो बोले नहीं नहीं, मैं, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। तो मेरी जो बहन है उसकी थोड़ी हिंदी अच्छी है, उसको, तो उससे मैं बात करती हूँ। तो वो, उसने बात की तो वो मान गई। तो फिर इस तरह से हमें वो ये पैसा बोलता है कि ये हमें वो एक महिला अभिनेत्री, पात्र मिली हाँ महिला, और माँ के लिए था, तो माँ के लिए भी एक किसी तरह से जुगाड़ हुए कि वो माँ की भूमिका कर देंगी। जी तो इस जी तरह जी से वो नाटक हम लोग कर पाए, रिहर्सल्स उसकी काफी हुई, और बहुत अच्छा हुआ वो नाटक। ये बात है 1967 की बात है ये। जी जी हाँ, वो उसके बाद फिर दूसरा नाटक सोचा गया कि अब दूसरा नाटक क्या करें। तो फिर ऑल इंडिया रेडियो का भी मैं ऑडिशन आर्टिस्ट हो चुका था उस समय, जी जी 1965 में ही हो गया था। तो वहाँ देवर भाभी, एक भगवान प्रसाद नाम के एक अभिनेता थे, बहुत अच्छे अभिनेता थे। तो वो एक नाटक में मैं भी उनके साथ काम कर रहा था। तो ऐसे ही बात बात में मैंने उनसे कहा कि भैया आप तो नाटक करते हैं, वो नाटक एक किसी संस्था के साथ जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा आप तो नाटक करते हैं, कोई नाटक बताइए ना। तो उन्होंने कहा कि देवर भाभी एक अच्छा नाटक है, बढ़िया सामाजिक नाटक है, तुम उसको करो। तो उन्होंने वो पुस्तक मुझे दी, मैंने वो पढ़ी। तो मैंने कहा कि
निर्देशन की समस्या थी। मैंने कहा आप ही निर्देशित कर दीजिए, भगवान बाबू को बड़ी रिक्वेस्ट की तो वो मान गए, तो फिर भगवान बाबू ने उसका निर्देशन किया। तो उसमें जो हमारी कला संगम के साथ जो मेरे साथ जो जुड़े हुए कलाकार थे, सुमन था, हरिशरण था, ये सब लोग काम कर रहे थे हम लोग। तो उसमें जो लड़कियां, अब वो लड़कियां जो पहले थी उन्होंने मना कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे, तो हमें फिर दूसरी प्रोफेशनल लड़कियां बुलानी पड़ी, उनको पैसा भी दिया गया। हमारी एक रिहर्सल चल रही थी, 1.5 महीना रिहर्सल चली, और उसके बाद हम रिहर्सल में ही एक जो लड़की थी उसके पिताजी आए। उस समय जो एक संवाद बोला जा रहा था, उसमें एक लड़की है जो विधवा का रोल करती है, विधवा बनी थी वो, तो उसको उसकी सास गाली दे रही है, उसको उल्टा कह रही है, तू वेश्या है, तू उल्टा है, तू ये है, तू लक्ष्मी है, इत्यादि इत्यादि, जो सास आमतौर पे जिस तरह की सुंदर गालियां अपनी बहुओं को देती है, वो दे रही थी। तो पिताजी ने सुन लिया। पिताजी ने सुन लिया उसको। तो वो उन्होंने, अब हम लोग फिर रुके, जब बहुत जोर से आवाज आई तो देखा कि वो बंद कीजिए, क्या हुआ, ये संवाद नहीं बोले जाएंगे, इस संवाद को काटिए। क्यों, क्या हुआ? नहीं, आप मेरी बेटी को गाली दे रहे हैं। तो मैंने कहा भाई नहीं, आपकी बेटी को कहाँ गाली दी जा रही है, ये तो नाटक के संवाद है, और वो जो विधवा का वो रोल कर रही है उसकी सास उसको गाली दे रही है, आपकी बेटी का नाम लेके थोड़ी कोई गाली दे रहा है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको ये गाली काटनी पड़ेगी। तो वो जो निर्देशक थे भगवान बाबू, उन्होंने कहा भाई कैसे गाली काट दें, ये उसका हिस्सा है, नाटक का हिस्सा है, ये देखिए नाटक है, हम थोड़ी उसमें गाली डाले हैं कि ये गाली डाली जाए, नाटककार ने लिखा हुआ है, तो नहीं, गाली काट दीजिए, अगर उसके बिना नहीं हो रहा है तो सीन काट दीजिए आप, अगर सीन काट देंगे तो नाटक कैसे होगा? तो नहीं, मेरी बेटियां गाली नहीं सुनेगी और आपको ये गाली नहीं देनी है। अब मैं अपनी बेटियों को लेके जा रहा हूँ, वो अपनी बेटियों को लेके चले गए, बोले कि कल आप मुझे खबर कीजिएगा कि आपने इन संवादों को काटा है या नहीं काटा है, अगर नहीं काटा है तो आप मेरे यहाँ बताइएगा, अगर काट दिया है तब मेरी बेटियां आएंगी काम करने। इस तरह का अब हम लोग सब अवाक कि 1.5 महीने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद चला गया ना। अब वो निर्देशक कहने लगे कि अब जाने दो, अब हो गया, हम दूसरी लड़कियां ढूंढते हैं। जी। अब उन्होंने पैसे भी वापस नहीं किए, ले रखे थे। फिर हमने एक नई लड़की तलाश की, वो उनको कहा कि आपको भी पैसे देंगे, वो ऑल इंडिया रेडियो की थी, वो ऑल इंडिया रेडियो से, लेकिन वो नौकरी करती थी, 7:30 बजे शाम को वो छूटती थी, तो इसलिए 8 बजे रिहर्सल होती थी। तो रिहर्सल का समय बहुत ज्यादा वो दे नहीं पाती, क्योंकि नौकरी करके आती थी तो थकी हुई होती थी, थक जाते हैं, 1 घंटा रिहर्सल करने के बाद वो थक जाती थी, तो रिहर्सल बंद हो जाती थी। तो बहुत अच्छी रिहर्सल्स वो नहीं अपनी कर पाई, लेकिन हमने फिर भी किसी तरह से, चूंकि नाटक अब करना था तो किया। अब नाटक करने के बाद नाटक तो अच्छा हुआ, लेकिन जो संतुष्टि आपको एक होनी चाहिए पूरी टीम को लेके मिलके, वो उस तरह से नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पा सकती ना, मुश्किल है। तो उन्होंने, फिर हमने ये तय किया भाई ऐसी लड़कियों के साथ काम करने का क्या फायदा है, फायदा जो है पैसा भी खर्च करते हैं नाटक, लेकिन अब कोई दूसरी लड़की मिलती ही नहीं थी, ये एक चीज थी। फिर उसके बाद हमने बाकी इतिहास नाटक, बाकी इतिहास, और एक अभिनेता के तौर पर मुझे उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया था। सर रोकूंगा आपको यहाँ पे, बाकी इतिहास के बारे में मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि इस नाटक ने बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई आपके जीवन में, इस चीजों को देखने का नजरिया, सोच, रंगमंच के प्रति, कैरेक्टर के प्रति, कहानी के प्रति, तो उसके बारे में सर कुछ विस्तार से बताइए। हाँ, तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि जब ये इसमें देवर भाभी तक तो जो तालियां बजती थी, लोग बड़े खुश होते थे, वाहवाही करते थे, पीठ ठोकते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, अच्छा है ये, अच्छा है। लेकिन जब बाकी इतिहास करना शुरू किया और जिस तरह की उसमें कहानी है, उस कथा को पढ़ने की, जब उसके विश्लेषण पर हम लोग जाने लगे और सोसाइटी को जोड़ने लगे, तब मेरी दृष्टि बदली, मेरी सोच बदली। मैंने कहा अरे ये तो जो काम हम कर रहे हैं ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो सिर्फ उतने तक नहीं है, ताली बजने तक नहीं है, आपने अच्छा अभिनय कर दिया, जोर से बोल दिया या रो दिया या हंस दिया या क्या कर दिया, जो भी आपके अभिनय के तरीके हैं आप कर लेते हैं और लोग उस समय खुश हो जाते हैं, तारीफ करते हैं। इससे
अधिक कुछ है जो आपको आपके अंदर कुछ परिवर्तन करता है और आपको उस बड़े समाज से जोड़ता है। आप उनकी पीड़ा बन जाते हैं, आप उनके साथ आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। जी जी जी। ये सारी चीजें, ये दृष्टि मुझे वो बाकी इतिहास करते हुए मिली। तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये इस शौक से नहीं चलेगा, ये तो एक बहुत बड़ा मिशन है, इसको करना चाहिए और उस तरह से करना चाहिए। तो वो सोच हमें उसमें मिली। लेकिन दिक्कत फिर वहां पे भी यही थी, लड़कियों की ये समस्या। लेकिन वो आकाशवाणी वाली जो अभिनेत्री थी उसी से काम करवाना पड़ा और दूसरी कोई मिल नहीं रही थी। और एक और लड़की थी श्यामली चटर्जी, उससे भूमिका एक करवाई गई। हालांकि बंगला हल्का सा उसका इंटोनेशन था, लेकिन वो सिंसियर बहुत थी, बराबर समय पर आती थी। हाँ, पैसे लेती थी वो, लेकिन वो बहुत सिंसियर थी। जितनी भी लड़कियां मेरे साथ, जितनी भी प्रोफेशनल लड़कियां, जिनको अगर हम इनको प्रोफेशनल कहते हैं, तो उसमें जो श्यामली वाज द बेस्ट, सिंसियर थी। और अगर उसने काम किया है तो काम करेगी, वो झूठ नहीं कभी बोलेगी, धोखा नहीं देगी। तो ज्यादातर क्या होता था कि नाटक ले लिया, 2-3 दिन रिहर्सल में आई, उसके बाद गायब। अब उनका पता लगा रहे हो, पता नहीं वो कहाँ है। तो नहीं, वो आ जाएंगी जब आपका नाटक होगा, आ जाएंगे। तो इस तरह से 2-3 दिन रिहर्सल की, उसके बाद गायब हो गए और फिर नाटक के 2-3 दिन पहले पहुंचे। आधे नाटक के डायलॉग याद हैं, आधे नहीं याद हैं, ठीक से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दूसरे अभिनेता बेचारे मर रहे हैं कि कहाँ क्यों है, कैसे पकड़ेगा, कैसे आगे चलेगा, महीनों कर रखी है। तो ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन सी होती थी। जी जी जी। उसमें भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन कोई चारा नहीं था। तो वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। उसमें भी अब हमारे पास रिहर्सल की जगह नहीं थी। हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर PM सिन्हा। जी जी। मकान बन रहा था, जिस मकान में थे वो मकान भी बन रहा था। तो गर्मी की छुट्टियां थी उस समय, उनकी पत्नी मायके गई थी 2-3 महीने के लिए। जी जी। डॉक्टर साहब को हमने कहा, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है, तुम्हारी भाभी जा रही हैं मायके अपने, तो तुम लोग वहां रिहर्सल मेरे घर पे कर लो। लेकिन जब वो आने लगेंगी तो उससे पहले तक आपको नाटक कर लेना है, रिहर्सल फिर नहीं हो पाएगी। तो हम लोगों ने उनके घर में वो रिहर्सल की। जब वो चली गई, मायके चली गई, और अब दिक्कत ये थी कि जो रेडियो की आर्टिस्ट थी, वो उनकी नौकरी 7:30 बजे खत्म होती थी। वो वहां से आती थी, राजेंद्र नगर आना पड़ता था उनको, वो करीब 3-4 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का तो था ही, तो आधा घंटा लग जाता था। तो रिक्शा ही एक चीज थी। तो 8, 8:15 बजे रिहर्सल शुरू होती थी या 8:30 बजे, तो रात को 2 बजे तक चल रही है या 3 बजे तक चल रही है। इस तरह से वो रिहर्सल हम लोगों ने की और नाटक इस तरह से। तो सर वो फिर महिला पात्र जो थी सर, वो फिर उतने टाइम तक समय देती थी रिहर्सल के लिए? हाँ देती, थक जाती थी। और फिर सुबह नौकरी के लिए जाना है। हाँ, फिर सुबह उसको नौकरी के लिए जाना है। तो वो सारा मिला के क्या है, कॉस्ट आपको नाटक पे ही तो पड़ती है। जी जी। तो वो इसलिए नाटक वो याद नहीं कर पाती थी। और पटना में उस समय जो नाटक करने वाले थे सारे शौकिया थे, तो प्रॉम्प्टिंग की बहुत ज्यादा ये परंपरा थी कि प्रॉम्प्ट किया जाता था। हर एक नाटक जो है वो कहीं भी हम देखने भी अगर जाते थे तो सारे नाटकों में प्रॉम्प्टिंग होती थी। लेकिन हम लोग तो याद कर लेते थे अपने सारे डायलॉग्स, याद करके, जो याद करके आपको बोलने में जो आनंद आता है, आप उस चरित्र का अच्छी तरह निर्वाह कर पाते हैं, वो सुन के थोड़ी आएगा। सुन के तो आप कैरेक्टर कभी बन ही नहीं पाते। लेकिन वो वहां उस तरह का था, तो अब क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये खमियाजा हमें भुगतना पड़ता था। फिर भी उसका एक प्रदर्शन हुआ, अच्छा हुआ। फिर उसके बाद नेमी जी पटना आए 69 में ही, 69 की ये बात है। तो उन्होंने ये नाटक देखा। नाटक देखने के बाद उन्होंने मेरी काफी तारीफ की और मुझे बोले कि तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले आओ, तुम अच्छे अभिनेता हो और तुम्हें बड़ा फलक मिलेगा, और तुम तय करना तुमने क्या करना है। पटना में रहना हो तो पटना रहना, नहीं तो और आगे बढ़ सकते हो कुछ ऐसा।
तो मुझे ये उनका आइडिया अच्छा लगा, तो फिर उसके बाद 1971 में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। लेकिन 70 में फिर हमने आधे अधूरे किया, आधे अधूरे तक चक्कर आ गया था। तो आधे अधूरे में भी फिर वैसे ही वही समस्या, लड़की कहाँ से है, क्या है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर थे, बिल्डिंग या रोड्स के कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी एक बेटी थी। वो मेरे एक मित्र थे, वो भी हमारे साथ नाटक करता था, उमेश कुमार श्रीवास्तव। तो उनके बगल की ही बिल्डिंग में वो रहते थे। तो उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ मेरी बेटी करना चाहती है, मेरी बेटी करेगी। हाँ, तो उनके घर पे हम रिहर्सल करते थे। वो तैयार तो हुए, लेकिन वो बोले कि मेरे घर पे रिहर्सल करनी है, कोई बाहर नहीं करनी। दूसरा ये था कि लोगों को पता नहीं लगना, आपने किसी से नहीं कहना कि मेरी बेटी नाटक में काम करती है, इसको प्रचार भी नहीं करना है। और मेरे घर में आना और जाना भी इस तरह से है कि आपको अपना कोई काम था तो आप आगे चले गए, यहाँ रिहर्सल कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वैसा नहीं है, एक साथ नहीं आएंगे, एक एक आएंगे। तो ये सब काफी इस तरह की नाटक करते थे। तो खैर उस नाटक को किया हम लोगों ने, ठीक ही हुआ, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि वो लड़कियां उस तरह से, जो बाकी और जो दो लड़कियां थी वो प्रोफेशनल्स थी, वो उसी तरह से कम समय देती थी। तो आधे डायलॉग याद हैं, आधे नहीं याद हैं, गलतियां कर दी सब। तो उसमें हम लोग ये समझौता कर लेते थे, या ये करके अभिनय करते थे कि ठीक है, ये लड़की के नाम पे लड़की है, इसने जो बोलना बोले, तुम अपना अभिनय अच्छा करो। ऐसा एक्टर्स थे ना, तो वो सारे आपस में ये तय करते कि तुम अपना काम अच्छा करो, इन्होंने जो भी तुमको बोलना है, जैसे भी बोलना है, इनको बोलने दो, लेकिन हम तैयारी जिस तरह करते वो करें। लेकिन वैसा करते थे हम, लेकिन उस तरह वो मजा थोड़ी आता है जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उस लेवल का नहीं मिलेगा, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो ये चीजें थी, लेकिन अब हमारे हाथ में ही नहीं, हम क्या करें, या तो फिर नाटक मत कीजिए। लेकिन वो नाटक का कीड़ा लग गया हुआ था, तो कीड़ा तो काटता है। हाँ, वो तो आप नाटक करेंगे तभी वो शांत होगा, नहीं तो नहीं शांत होगा। आपको सोने नहीं देगा, खाने नहीं देगा, पीने नहीं देगा, ये काम नहीं करेगा। तो इस तरह से वो उस नाटक को किया हम लोगों ने। और फिर 71 में मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला आया। मैंने एप्लीकेशन डाली एडमिशन के लिए, तो वो स्वीकृत हो गई और मुझे आ गया कि आप भाई। और मेरे माता पिता जी नहीं चाहते थे कि मैं नाटक इस क्षेत्र में जाऊं। मेरे पिताजी की शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूं। इंजीनियर नहीं बनूं तो फिर मैं जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस को करूं, उस बिजनेस को संभालूं। तो बहुत अच्छा बिजनेस था, तो ये उनकी ख्वाहिश थी। और मैं इन दोनों में नाकाबिल रहा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में वो हम लोग पीछे छूटते गए और सिर्फ नाटक पे सारा ध्यान जाने लग गया। नाटक पढ़ने लगे, नाटक करने लग गए। अब जैसे मेरे बीएससी का एग्जाम था, तो शाम को शो होता था और सुबह में इम्तिहान देने जाता था। ये मैंने अपने पिताजी को नहीं बता रखा था, नहीं तो बहुत मार पड़ती हमें कुछ। लेकिन उस तरह का ये था कि वो पढ़ाई लिखाई पीछे छूट गई थी, तो इस तरह से। लेकिन ग्रेजुएशन की मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने लिखने में अच्छा था। तो उस तरह का नहीं था कि एक पढ़ाकू बन के हम अब इंजीनियर ही बन जाएंगे, क्योंकि वो स्थितियां बदल चुकी थी। वो लंबी दास्तान हो जाएगी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन वो ऐसी परिस्थितियां बन गई कि मुझे उस तरह की पढ़ाई में ही रहना पड़ा। लेकिन मैं बीएससी तो फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की यात्रा कैसी रही सर? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाने के लिए मेरे पिताजी बिल्कुल, उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी, मैंने जबरदस्ती की। और फिर माँ को बहुत समझाया तो माँ थोड़ा पिघल गई। उन्होंने फिर टिकट के पैसे दे दिए, और पिताजी तो मान नहीं रहे थे। फिर पिताजी को समझाया, अरे जाने दीजिए, इसका होगा थोड़ी, इसका शौक है, जाने दीजिए, जाके देखा इंटरव्यू दे आए, पता लग जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पिताजी को भी ये लगा कि हाँ ठीक है, होने वाला थोड़ी है इसका।
तो अब यहाँ जब मैं दिल्ली आया तो 80 टोटल एप्लीकेंट्स थे उसमें, और एक ही दिन ऑडिशन होता था या इंटरव्यू होता था, एक ही बार होता था। उस समय कितनी सीट्स होती थी सर? टोटल 20 ही थी। 20। 10 को स्कॉलरशिप मिलती थी और 10 को नहीं मिलती थी। 10 जो बाकी जो 10 हैं चुनते वो 20 थे, अगर 20 मिल जाए तो। 10 को तो खैर उन्हें चुनना ही होता था, तो 10 से ऊपर जितने भी मिलते थे वो आ जाते थे उसमें। लेकिन अब ये है कि वो पैसा जो है उस छात्र को खुद देना होता था, करना होगा, अपने से खर्च करना होगा। और या फिर किसी ऐसी स्टेट का, जैसे महाराष्ट्र शायद एक स्कॉलरशिप देती थी, एक नेशनल स्कॉलरशिप थी, 2 थी स्कॉलरशिप मेरे ख्याल उस समय में। तो 2 छात्रों को मिल जाता था एक नेशनल स्कॉलरशिप, वो तो कहीं का भी हो मिल जाएगी, नहीं तो महाराष्ट्र के बच्चे को तो एक को मिल ही जाता था। तो 12 हो गए, और बाकी 8 जो हैं फिर आपको अपना पैसा खुद से खर्च करना। तो इस तरह से था। तो मैं जब आया तो मेरा इंटरव्यू, जब बारी आई तो मैं अंदर गया, वहां पे 8 लोग बैठे हुए थे। मैं सबको नहीं पहचानता था, सिर्फ नेमी जी को पहचानता था, उसमें अलकाजी भी था। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करेंगे? मैंने कहा जो आप कहें मैं कर देता हूँ। अच्छा तुमने जो तैयार किया है अपना वो दिखाओ। तो क्या दिखाओगे? मैंने कहा आधे अधूरे मैंने अभी नाटक किया था, तो उसका एक पात्र है, उसको कौन सा करोगे? मैं काले सूट वाला आदमी। ठीक है। तो वो उस समय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है साहित्य अकेडमी बिल्डिंग है ना, उसमें होता था, 3rd फ्लोर पे होता था। तो उसका एक स्टूडियो थिएटर था, उसी में वो हो रहा था। तो वो इंटरव्यू वहीं हो रहा था। तो मैंने वहाँ एक चेयर आगे पड़ी हुई थी जिसमें मैं पहले आगे बैठा था थोड़ी देर। उन्होंने जो मेरा नाम वगैरह पूछा, और उसके बाद मैंने वो चेयर उठाई, वो पीछे बैक स्टेज यानी अप स्टेज पे ले गया, और अप स्टेज पे रखी। मैंने वहाँ बैठा, पॉकेट से मैंने एक पेंसिल निकाली, पेंसिल मुंह में रखी, और मैच बॉक्स को जो है माइम किया। माइम करने को चलाया उसको, और तीली नीचे फेंकी, डिबिया जो है पॉकेट में रखी, एक कश खींचा और धुआं छोड़ा, और कहा फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। ये कहा, और उसके बाद मैं खड़ा हुआ और डाउन स्टेज में आया। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं मैं कौन हूँ, बस मैंने इतना ही कहा। उन्होंने कहा ठीक है। बस मेरा इतना सा ही इंटरव्यू हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमको अंग्रेजी आती है? मैंने कहा जी आती है। उन्होंने कहा बोल लेते हो? मैंने कहा मैं बिहार का हूँ, बिहार में हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, बोलना मना है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ मैट्रिक विदाउट इंग्लिश लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ, बोलते नहीं है वहाँ, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। तो फिर उन्होंने एक पैसेज मुझे दिया पढ़ने के लिए। वो पैसेज मैंने पढ़ा तो वो ठीक था, उनको पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा स्कॉलरशिप। अब ये स्कॉलरशिप तो बहुत बड़ा अड़ंगा था। मैंने कहा जी चाहिए? बोले अगर नहीं दे तो? मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। तो वो थोड़े से हक्के बक्के से भी, और फिर एक ठहाका सा भी उन लोगों का लगा कि लड़का कितना बोल्डली इस बात को कह रहा है। और मेरा तो ये था कि भाई पिताजी ने ना कर दी थी, वो तो पैसा देंगे नहीं, तो मुझे एडमिशन कैसे मिलेगी? इसलिए मुझे ये कहना ही पड़ा, और मुझे जोर काम कर गया। तो मैंने उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो शाम को मैंने देखा मेरा नाम उसमें है। अरे वाह। हाँ, और आ गया, मैं पटना वापस आ गया। स्कॉलरशिप वाले में ही हुआ सर आपका? हाँ, स्कॉलरशिप वाले में हुआ। तो शुरू के जो 10 नाम थे ना उसमें ही। तो उसके बाद मैं आ गया पटना। तो माताजी और पिताजी को तो ये था कि नहीं इसका थोड़ी होगा, ऐसे क्या दाग बना रखा है इसने, एक्टिंग ऐसे थोड़ी। तो आए तो मैंने आके बताया कि माँ को बताया कि मेरा हो गया है। रात को पिताजी जब शॉप से वापस लौट के आए तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा मेरा हो गया है। उसके बाद उनको गुस्सा आ गया, मैं तो एक पैसा नहीं दूंगा तुमको,
हम्म, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, हम्म, तो तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? मैंने कहा मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। हम्म, पिताजी को जितना गुस्सा था वो एकदम तुरंत उनका उतर गया, और वो मुंह, उनका चेहरा से बुझ सा गया, और हम्म, वो आहिस्ता से कमरे से बाहर निकल गए। मुझे बड़ा दुख लगा इस बात का, जी जी। पिताजी को मैंने हर्ट कर दिया है, लेकिन मैं मजबूर था, मैं क्या कहूँ। अब उसके बाद मैंने टिकट बुक कराई और दिल्ली आने लगा, तो फिर पिताजी के पाँव छूने लगा, तो पिताजी ने पाँव हटा लिए अपने। हाँ, आंखें उनकी बड़ी गुस्से से भरी हुई थी, आंखें लाल भी थी और उनमें पानी भी था। जी जी जी। मेरे पिताजी मुझे बहुत करते थे, ये तो है। अब वो मैं चूंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा था, तो इसलिए उनको ये गुस्सा भी था, तो जी, उन्होंने पैर हटा लिए, और मेरे आंखों में तो आंसू से आ गए, लेकिन मैं क्या करता। मैं जी चला आया, और जी मैं दिल्ली चला आया, और फिर इस तरह से दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आके हम रम गए। और साथ मेरे साथ रतन थियम मेरा बैचमेट है, रोहिणी जी अटंगड़ी मेरी बैचमेट है, जयदेव अटंगड़ी मेरे बैचमेट थे। अटंगड़ी जी इनके पति रोहिणी ने उन्हीं से शादी की थी, दोनों जी जी क्लास। जी तो उस तरह सबा जैदी मेरी क्लासमेट थी। जी जी। राजेश विवेक प्रभु जी के नाम से जो बड़े हम्म, विख्यात और लोकप्रिय थे, जी 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 वो था उसमें। और एक श्रेष्ठा ठक्कर थी। जी जी तो इस तरह से 8 10 भी नहीं पूरे होता, 8 या 9 ही थे। फिर उसके जी बाद जी 2 3 और आगे। एक 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 कादरी था जी जी हैदराबाद जी से। इस तरह से हमारी वो पारी की शुरुआत हुई, और बहुत मजा आता था क्लासेस करके, उस तरह से पढ़ के, उस तरह से देख के। क्योंकि मैं तो लगभग 8 9 वर्ष नाटक करके गया था, जी जी एक मेरे पास अनुभव था। तो जी अनुभव के बाद आप एक प्रोसेस में जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो एक प्रोसेस में है। उस प्रोसेस में जब आप जाते हैं, तो आपकी जो पहले से जानकारी होती है, तो उसमें क्लैश भी होता है। जी 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 तो बहुत क्लैश भी होता था, लेकिन वो कुछ समय के बाद फिर वो अपने आप सुलझने लगता था। जैसे जी जैसे जी आप काम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ों को आप वहाँ पे सीखते जा रहे हैं, आपको जो थ्योरीज बताई जा रही हैं जी या जी बताया जा रहा है, तो उसमें रमने में समय तो लगता ही है। नए के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सीधा तो उसमें चला जाएगा। लेकिन आप कोई वो काम किए हुए हैं पहले से, तो आपके जो अपने कुछ इस तरह की जो चीजें बन जाती हैं पहले से ही, कुछ जी धारणाएं बन जाती हैं, कुछ एक आपका अपना ढंग बन जाता है, तो वो फिर आपको परेशान करता है। जी 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 हाँ, तो वो उसको भूलना होता है, जिसे हम कहते हैं अनलर्निंग। वो अनलर्निंग तो हम जानते ही नहीं थे ना, जी तो जी लर्न करने में बहुत समय लग गया। जी मुझे जी लगभग 3 4 महीने लग गए। जी फिर उसके बाद और ज्यादा डबल मजा। जी जी जी। ये 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 स्थिति थी। तो यहाँ सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कंप्लीट करने के बाद वापस से आप बिहार आ गए? नहीं, मैंने कंप्लीट नहीं किया, वो मेरे कुछ डिफरेंसेस हो गए थे, 1 साल के अंदर ही मैं छोड़ के चला आया। अच्छा। तो फिर मैंने वापस आके और कला संगम को रिवाइव किया। और चूंकि जितनी देर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रहा, क्योंकि नाटक की ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे पटना ही लौटना था, तो पटना के का थिएटर किस तरह से बनेगा, क्या बनेगा, इसकी योजना मेरे अंदर चलती रहती थी। एक प्रारूप में तैयार करता रहता था कि ऐसे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे, इस तरह की योजनाएं थी। तो उन योजनाओं को वहां जब मैं पटना गया, तो 2 3 महीने मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में लगे, अपने आप को, अपने मानसिक स्थिति को थोड़ा शांत करने में। और उसमें फिर सारे कला संगम के सारे कलाकारों को जो पुराने मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनको इकट्ठा करके फिर कि नया काम कैसे करेंगे। तो फिर हमने नई एक शुरुआत की। तो उसमें ये था कि अब समस्या तो महिला कलाकार की थी सबसे बड़ी, जी जी ढूंढा जाए। तो पहले नाटक ये ढूंढा जाता था कि कोई भी किताब आपको मिले नाटक की, तो सबसे पहले उसमें ये देखो कि महिला पात्र कितने हैं। पहले तो ये कि ना हो तो ज्यादा अच्छा है, जी अगर हो एक हो,
अगर 1 से 2 हो जाती हैं तो फिर आपको समस्या होने वाली है, वो कहाँ से आएगी। तो ये इस तरह से हम लोग उस समय नाटक, जो पहला नाटक हमने चुना तो मुद्रा राक्षस का एक नाटक था मर्जीवा। हाँ, तो उसमें एक महिला पात्र थी, भूमि उसका नाम था। बहुत बढ़िया नाटक था वो, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत बढ़िया नाटक। वो आज भी प्रासंगिक है, पता नहीं क्यों नहीं उसे खेला जाता है, खेलना चाहिए उसे। तो वो उस नाटक को हमने किया। अब लड़की की समस्या थी, किसको लें क्यों, आपको लेनी तो प्रोफेशनल ही पड़ेगी, और तो कोई तैयार ही नहीं। अब तो वो श्यामली चूंकि बड़ी सीरियस, सिंसियर और सीरियस थी, तो फिर श्यामली चटर्जी को हम लोगों ने कहा, वो खाली भी थी, तो पीआरडी वहाँ डिपार्टमेंट है, तो उसमें डांस और ड्रामा प्रोग्राम्स वगैरह जो ना सरकार के हुआ करते थे, वो लगातार होते रहते हैं, तो वो उनको वो पे रोल पे पीआरडी, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट नाम से था। ड्रामा सेक्शन था, डांस सेक्शन था, एक म्यूजिक सेक्शन था, इस तरह के सेक्शन थे, और उसमें सबको एम्प्लॉयमेंट दे रखी थी, और कुछ उसमें कैजुअल्स भी जाते थे, गेस्ट की तरह से बुलाया जाता था। एक प्रोग्राम है तो एक प्रोग्राम दिया, उसके आपको उतने ही पैसे मिल गए। तो वो उससे जुड़ी हुई थी, तो वो खाली थी, तो हमने कहा कि कम से कम 1.5-2 महीने तो रिहर्सल के लगेंगे ही, तो वो 2 महीने उसने टाइम दिया और वो नाटक तैयार किया। अब वो रिहर्सल की जगह की भी समस्या थी, रिहर्सल की जगह कहाँ हम रिहर्सल करेंगे। तो फिर हमारे एक मित्र थे जो पहले भी कभी कभी मदद कर दिया करते थे, तो उनके घर के अंदर ही एक बड़ा सा हॉल था, पहले वो गोदाम की तरह से वो उसको काम लेते थे, उस समय खाली पड़ा था, उन्होंने हमें दे दिया, तो हम वहाँ पे रिहर्सल करने लगे, और ये नाटक किस तरह से शुरू हुआ। और अब जब ये नाटक तैयार हो गया, अब इसको करना है, प्रदर्शन इसका करना है, तो 2 प्रदर्शन हमने इसके डिसाइड किए थे कि 2 प्रदर्शन कर पाएंगे। हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे, पैसे तो ही नहीं, आपस में मिलकर हम लोगों ने उसका चंदा सा इकट्ठा किया था। उसमें नए लड़के भी इकट्ठे हुए, और अब मेरा वहां पे ये काम था कि कैसे समाज को जोड़ें ताकि लड़कियां, जो भद्र परिवारों की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो जुड़े हैं। तो इसके लिए सोचा कि स्कूल और कॉलेज इनको नाटक के साथ, थिएटर के साथ जोड़ना चाहिए। ये लोग आए, नाटक देखें, नाटक के बारे में जो भ्रांतियां हैं या गलतफहमियां हैं, या जिस तरह की पहले की धारणाएं हैं, उसको बदलना है अगर, तो ये नाटक इनको दिखाने चाहिए। तो इसलिए मैंने वहाँ पटना के जितने भी हमारे ये कॉलेजेस थे, पटना यूनिवर्सिटी के जितने महिला कॉलेजेस थे, उन सब में वहां जाके पर्सनली जाके प्रिंसिपल को, उनके हिंदी विभाग के खास करके प्राध्यापिकाओं को, छात्रों को, छात्राओं को, सबको हमने इनविटेशन दिया, आइए आप नाटक देखिए। टिकट की बात ही नहीं थी, हमें ये था कि लोगों को कैसे पहले जोड़ा जाए। चिंता नहीं थी कि टिकट बिकेगा या नहीं बिकेगा, बिक गया तो बिक गया, नहीं तो क्या है कि लोगों को इकट्ठा करो, लोग पहले जुड़े। तो उसमें मैंने पटना यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस को और स्कूल्स होते हैं उनकी भी प्रिंसिपल्स को व्यक्तिगत रूप से जाके उनको इनवाइट किया। तो उसमें से जिसको भी आना था काफी लोग आए, देखा होगा। नाटक क्योंकि बहुत अच्छा हुआ था, बहुत बढ़िया हुआ था, तो लोगों ने वाहवाही की। और उसमें उस नाटक के बाद जो लोग देखने आए थे, जो भी प्रोफेसर्स या उनके फैमिली देखने आए, तो उनसे फिर मैं व्यक्तिगत रूप से मिला और उनको जोड़ने की कोशिश की कि आप जोड़िए, आप बताइए अगला नाटक क्या करें, इस तरह से। तो एक मगध महिला कॉलेज की प्राध्यापिका थी विनीता अग्रवाल, और उनके पति घनश्याम पंकज, वो समाचार भारती के ब्यूरो चीफ थे, कवि भी थे, और दोनों इलाहाबाद से पढ़ के आए हुए थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे, तो ये थोड़े खुले हुए थे ज्यादा, इनकी सोच वो नहीं थी। तो और वाद विवाद प्रतियोगिता में और कविताएं पढ़ना, इस तरह से एक उनका पहले से ओरिएंटेशन था, मंच पर वो जाने के पहले से ही यानी आदी थे। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि सतीश जी मैं एक नाटक करना चाहती हूँ। अब मैं तो उनसे पूछने गया था कि कोई बताइए, वो खुद ही उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ये बात है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने कहा बताइए कौन सा नाटक करें।
तो उन्होंने कहा कि मैं ना आधे अधूरे, मुझे नाटक बहुत पसंद है, आप आधे अधूरे, ठीक है आधे अधूरे करते हैं। तो एक बार तो मैं कर ही चुका था, लेकिन वो संतुष्टि नहीं थी। मैंने कहा इस बार इसको बहुत बढ़िया से करेंगे। तो तय हो गया, वो नाटक की किताब खरीद के मैंने उनको दे दी, क्योंकि बाजार में वो अवेलेबल थी। और उसमें 2 लड़कियां चाहिए, बेटियां। एक जो बेटे का रोल था वो हमारे अभिनेता हैं सुमन कुमार, पहले से ही साथ जुड़ा हुआ था, तो वो रोल कर लेगा। और बाकी जो और लड़के थे उनको कहा गया कि भाई इसमें आप लोग बैक स्टेज कीजिएगा, ये समस्या है, इस समस्या को समझिए, फिर अगले नाटक में हम लोग सब काम करेंगे, उसमें ज्यादा पात्र रहेंगे और सब काम करेंगे। तो इस तरह से वो सारे लड़के तो तैयार हो गए। अब लड़कियों की समस्या थी, तो लड़कियां मिल ही नहीं रही थी, किसी भी कॉलेज से कोई लड़की आने को तैयारी नहीं थी, किसी के भी पेरेंट्स तैयार नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि अगर कॉलेज के अंदर नाटक होना है तो कर लो, तो नहीं। तो ये एक समस्या थी। तो अब फिर हमने विनीता जी से कहा कि विनीता जी, आपकी जो छात्राएं हैं उनमें से किसी से बात करके आप देखिए। तो उन्होंने अपने छात्राओं से बात की, वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स थी हिंदी डिपार्टमेंट की, तो वो मान गई। और उसमें एक तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे के पिताजी, वो तैयार हो गए। उन्होंने बेटी ने जाके कहा, वो तैयार हो गए, ठीक है तुम करो। दूसरे के पेरेंट्स थे वो थोड़े से कंजर्वेटिव थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम लोग पहले जाके देखेंगे, तुम्हारे डायरेक्टर से मिलेंगे, कौन है क्या है। और वो नाटक को पसंद नहीं करते थे, उनकी धारणा नाटक के बारे में बिल्कुल दूसरी थी, जुदा थी। अब उस लड़की ने विनीता जी से कहा कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, हम माता जी पिताजी दोनों आके मिलना चाहते हैं और निर्देशक को देखना चाहते हैं, उनसे बात करनी है। ठीक है, बुला देते हैं, बुला। तो उनके घर पे ही मिलना तय हुआ और मैं उनके घर पे गया। अब उनके जाने के बाद वो मेरे पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गए थे, 5 मिनट लेट हो गया था। वो थे उनके ड्राइंग रूम में, एक सोफे के सामने, और इस साइड राइट साइड में पंकज जी और विनीता जी बैठी हुई थी। 2 चेयर सामने की खाली थी, उसमें मैं आया तो मुझे वहां बैठा दिया गया। अब मैं बिल्कुल उनके पेरेंट्स के बिल्कुल सामने था, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। तो इस तरह से तो उन्होंने मुझे मेरा परिचय कराया कि ये है सतीश आनंद, हमारे निर्देशक। तो लड़की की जो माँ थी, उनकी आंखें तो ऐसी थी, मुझे वो कहते, वो जैसे ही उन्होंने कहा कि ये निर्देशक है, उन्होंने कहा है ये निर्देशक है, ये तो छोकरा सा है, बच्चा सा है, ना इसके बाल सफेद है ना कुछ है, ये निर्देशक कैसे हो सकता है। वो लोग थोड़ा हंसे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा है, ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, अभी इन्होंने नाटक किया था तो बहुत बढ़िया किया था, तो इसलिए ये निर्देशक है। तो नहीं 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 नहीं, नहीं ठीक नहीं है। अब बेटी की बात थी, अब उनको ये लगे कि इसकी टीचर ने कहा कहीं ऐसा नहीं इसको फेल फाल करते हैं, ऐसा उनको लगता होगा। उन्होंने, लड़की की माँ ने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया। अरे हाँ, उन्होंने कहा कि आप कितने भाई बहन हैं? मैंने कहा जी 6, 3 बहन है 3 भाई। शादी हो गई है? उन्होंने कहा हाँ 3 बहन। और भाइयों की, मैंने कहा मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? आपने शादी क्यों नहीं की? आपकी उम्र कितनी है? तो मैंने अपनी उम्र बताई। आपने शादी क्यों नहीं की? अब वो जो इस तरह से ही पूछने लगी कि अब मैं क्या बताऊं, जा रहे हैं। अब वो इस पे, अब उसके पीछे की जो ध्वनि है उसको समझने की कोशिश करो, वो क्या पूछ रही है, वो क्या कह रही है कि तुम क्या हो। मुझे बड़ा भी आया और मन तो किया कि छोड़ छाड़ दें और झगड़ा इनसे बोल दूं मैं कुछ, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि नहीं, जिस मिशन के लिए हम निकले हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, अब समाज की वैसी धारणा है, इस धारणा को बदलने के लिए तो हमें थोड़ा चुप रहना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा, अभी होगा। तो वो मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि मेरा कुछ कैरियर बन जाए, मैं सोचता हूँ तब मैं शादी करूंगा, ऐसे करूंगा। हाँ, नाटक से कैरियर बनेगा,
कमाल है, आप कैसे आदमी है, नाटक से कैरियर बनता है। आपकी इतनी अच्छी दुकान है, इतनी बढ़िया शॉप है आपकी पटना मार्केट में है, आप वहाँ बैठिए अपने दुकान में बैठिए, शादी कीजिए, ब्याह कीजिए, अपना घर बचाइए। ये क्या ड्रामा फ्रामा के चक्कर में पड़ गया, उस तरह से कह दिया उन्होंने। अब वो फिर विनीता जी ने उसको रोका, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा है कि हर आदमी की अपनी अपनी एक इच्छा होती है, ये कैरियर बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या हर्ज है, उसके बाद शादी कर लेंगे। अरे शादी करना कोई वो महान काम थोड़ी है कि वो जीवन की प्राथमिकता में है कि पहले शादी ही करनी है, तो कर लेंगे। तो उसके बाद फिर वो कहेंगे, देखिए विनीता जी, हमको ये ड्रामा फ्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारे परिवार में नहीं होता है, हमारे परिवार वाले इसको अच्छा नहीं मानते हैं। अब आप इसकी चूंकि टीचर हैं, आपकी ये छात्रा है, आपने कह दिया है तो ये ठीक है, एक बार कर देगी, लेकिन इसके बाद नहीं करेगी। मगर ठीक है, आपकी इतनी बड़ी मेहरबानी है, आप एक के लिए भी अगर इजाजत दे रही हैं, हाँ तो आप रिहर्सल कहाँ कीजिएगा। तो मैंने उनको बताया कि वहाँ मुरादपुर में एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने पिछले नाटक में भी हमें रिहर्सल की जगह दी थी, तो वहीं हम ना 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 हम किसी और के यहाँ अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे, यहाँ हमारी बेटी नहीं जाएगी। तो विनीता जी ने पूछा फिर क्या करें, नहीं अगर आपके घर पे रिहर्सल होगी तो मैं, अब ये तो बड़ा मुश्किल सा काम हो गया। मुखर्जी जी ने आपस में एक दूसरे को देखा, उन्होंने कहा कि अगर अभी ना कर देंगे, इतना लंबा समय निकल गया लड़कियां मिलने में, फिर एक लड़की ढूंढने में और ज्यादा समय लग जाएगा, और कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जो अभी एक हाँ कर रही है वो भी ना कर दे उसके पे। तो उनका ठीक है, हमारे घर पे रिहर्सल, तो उनके घर पे रिहर्सल होती थी, विनीता जी के घर पे रिहर्सल होती थी, और इस तरह से उस नाटक को हम लोगों ने तैयार किया, और बहुत बढ़िया हुआ था, बहुत बढ़िया उसकी तैयारी हुई थी, सबने बहुत मन लगा काम किया, और विनीता जी में एक बहुत जबरदस्त स्पार्क था, बहुत ही प्रतिभाशाली। तो मैं बहुत खुश था कि चलो एक रूप नाटक को और थिएटर को मिलने लग जाएगा। नाटक का शो था, हमें पता लगा कि दिनकर जी यहाँ हैं, अज्ञे जी यहाँ हैं, और रेणु जी मरजीवा के समय से ही हमारे साथ जुड़ गए थे, तो रेणु जी मेरा बड़ा अच्छा संबंध था, वो नाटक के साथ जुड़े थे, जितना भी हम काम करते। फिर मुद्रा जी आए थे, मुद्रा राक्षस पटना आए थे, तो मरजीवा का स्पेशल शो हमने उनके लिए किया था, तो मुद्रा जी और रेणु जी साथ मिलके वहां बैठे थे, और काफी अच्छा है। मुद्रा जी से मेरी जान पहचान आमने सामने हुई थी, और फिर वो लंबे समय तक, जब तक वो जीवित रहे, तो मेरा उनके साथ संबंध रहा। जो भी नाटक लिखते थे ना, तो उसकी एक प्रतिलिपि, यानी उस समय तो टाइप किया जाता था ना, टाइप करके, हाँ, जो भी नाटक वो नया लिखते थे, वो उसकी टाइप की हुई एक कॉपी मुझे जरूर भेज देते थे। क्या बात। हाँ, ये बड़ा गहरा मुद्रा जी के साथ मेरा संबंध था। तो इस तरह से फिर वो जो आधे अधूरे नाटक हुआ, उसमें हमारे वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट के पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, बहुत बड़ा नाम, बहुत कुछ लिखा है, बहुत किताबें हैं, छात्र पढ़ते हैं उनको, पढ़ाई जाती। उसमें वो एक पत्रिका निकालते थे, समीक्षा। नाटक देखने आए थे, तो मैंने सारे हिंदी डिपार्टमेंट को बुला रखा था, मैं, क्योंकि हमने तो ये तय ही कर रखा था कि सबको जोड़ना है, तो इसलिए सबको जोड़ने के लिए हमने उनको भी निमंत्रित किया, जितने भी हिंदी के विद्वान थे, कवि हूँ, नाटककार हूँ, प्राध्यापक हूँ, सबको इनवाइट करते थे, निमंत्रण भेज। तो वो भी नाटक देखने, और नाटक वाकई बहुत अच्छा, अज्ञे जी भी थे, दिनकर जी भी थे, वो आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा भी थे, और लोग थे। उन्होंने नाटक जब देखा, बहुत इतना बढ़िया नाटक हुआ। उसके बाद उन्होंने समीक्षा के उस एक अंक में लिखा कि आधे अधूरे, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया था, इसको कि नहीं, ये नाटक नहीं है, ये भी कोई नाटक है क्या है। लेकिन मंच पर देखने के बाद मेरी ये धारणा बदली है कि हाँ, ये जो आधुनिक नाटक है, नाटक है, उसमें से एक बहुत बढ़िया ये कृति है मोहन राकेश।
जी जी जी। हाँ, मोहन राकेश इसमें कथाकार नहीं दिखाई देता है, मोहन राकेश इसमें नाटककार दिखाई देता है। नहीं तो मोहन जी राकेश की आलोचना ज्यादातर ये होती थी जब भी वो नाटक लिखते थे, चाहे उन्होंने आषाढ़ का एक दिन लिखा है या लहरों के राजहंस लिखा है, तो उसके बारे में ये होता था, चूंकि लंबे लंबे संवाद होते थे तो जी। आलोचक ये कह देते थे उसकी समीक्षा करके कि ये तो कहानी कहने लग गए, कहानीकार बन गए, लंबे लंबे संवाद थोड़ी होते हैं। तो इस तरह से उनकी आलोचना की जाती थी। हालांकि आ- आधे अधूरे में भी लंबे लंबे संवाद थे बहुत, लेकिन वो कुछ ज्यादा उस तरह से गठित थे, या उसकी भाषा बहुत बिल्कुल बोलचाल की भाषा थी, एक नई भाषा जी जी। राकेश ने आधे अधूरे के माध्यम से हिंदी रंगमंच को दी, हिंदी नाटकों को दी, नाटकों को दी कि बोलचाल की भाषा में भी अच्छा नाटक लिखा जा सकता है और जी उतने जी। ही तीव्रता वाले संवाद बोले जा सकते हैं या कहे जा सकते हैं। आप पात्र जो भी कहना चाहता है, जो भी उसकी मनस्थिति है, उसका वो वर्णन उन सरल शब्दों में भी किया जा सकता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप संस्कृताइज्ड भाषा का या प्रांजल भाषा का इस्तेमाल करें। जी जी। ये खूबी थी, तो इसलिए उन्होंने इस बात को उसमें लिखा। और दूसरा, जब हमारी वो प्रस्तुति हुई तो बिहार के ही उन सब लोगों ने कहा कि इस नाटक से बिहार में रेनेसां काल नाटक का, थिएटर का, रंगमंच का शुरू होता है। तो इस तरह जी से जी। वो हमें सफलता मिली जी जी जी। आधे आधे अधूरे तो से। सर ये जो एक लंबा संघर्ष रहा, जैसा कि हम लोग पिछले जितनी वार्ता हुई है महिला पात्र को लेकर के, बाद में मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि एक ऐसा माहौल आपने बनाया अपने तप से, अपनी मेहनत से, एक वहां पे ऐसा वातावरण बनाया। वो कितने टाइम बाद ऐसा समय आया सर जब महिला पात्र खुद से आपके नाटकों से जुड़ने के लिए आतुर रही है, खुद उन्होंने अप्रोच किया कि हम आना चाहते हैं आपके साथ नाटकों में काम करने? नहीं, ऐसा बहुत कम हुआ कि कोई लड़की ने सीधे आके अप्रोच किया हो कि हम नाटक करना। एक दो लड़कियां थी, लेकिन ज्यादातर तो हमें ही ढूंढनी पड़ी, हर बार ढूंढनी पड़ी। लेकिन ये था कि जिस तरह पहले एक मुखालफत होती थी ना जी जी। पेरेंट्स की तरफ से, जब ये नाटक अच्छे होने लगे और ये प्राध्यापिकाएं मंच पर आने लगी तो लोगों के अंदर एक विश्वास भी जागा और उससे थोड़ी सी उनको जी जी जी। या थोड़ा सा ये हुआ। वो ऐसा नहीं हुआ कि एक क्रांति सी आ गई, क्रांति ही रंदी नहीं आई, और ये बहुत स्लो था। और ये जी हर बार हमको संघर्ष करते ही रहना पड़ा। जी 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 जी। तीन तीन चार चार अभिनेत्रियां भी मिल गई और फिर उसके बाद कोई एक भी नहीं रही। कारण ये होता था ना, सबसे बड़ा कारण ये है जो हमको ये समझना पड़ेगा कि रंगमंच में जो भी लड़की या लड़का आ रहा है वो इसमें कोई भविष्य तो देखता नहीं था ना। जी जी जी। में उनके पेरेंट्स ये जरूर सोचेंगे ना कि बेटी अगर इसमें जा रही तो वो क्या बनेगी, क्या जी करेगी। तो इसलिए जी। 2-3 नाटक कोई भी लड़की करती थी, उसको नाटक छोड़ के चली जाती थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स कहते थे भाई आप छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, इसका शौक पूरा हो गया, अब इसकी शादी वादी करने दीजिए, अपना घर बसाएगी अपना जाके। क्योंकि ऐसा भी एक बार हुआ कि एक लड़की थी, उसने मेरे साथ एक नाटक में काम किया था और उसकी शादी की बात चल रही थी। नाटक के बाद ही उसकी कहीं शादी की बात चल रही थी। उस समय वो नाटक नहीं कर रही थी, तो शादी की बात, एक ही नाटक उसने किया था। उसके बाद उसकी शादी की बात चल रही थी, तो शादी उसकी तय हो गई। तय होने के बाद घर के लोगों ने, परिवार वालों ने तो हाँ कर दी। जो लड़का था, लड़के के चाचा ने उसको नहीं देखा था, तो लड़के के चाचा ने कहा कि मैं भी देखना चाहता हूँ। तो वो दोबारा उस लड़की को देखने आए, बातचीत इधर उधर गई, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है, तुम कुछ क्या? तो उन्होंने कहा कोई नाटक तुम करती हो क्या? उसने कहा हाँ जी, एक नाटक मैंने कला संगम के साथ किया था, सतीश जी उसके निर्देशक थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद वो बड़े गंभीर से हो गए और आपस में थोड़ी देर वो चाय वाय पी के उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं। और उसके बाद जाके उन्होंने उनको फोन कर दिया, लड़की के पेरेंट्स को, कि नहीं, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने पूछा क्या, ऐसा क्या हो गया? अब तो पहले हाँ हम ही भर रहे थे आपको,
तो बोले नहीं नहीं, वो देखिए ना नाटक की है, वहाँ इतने लड़कों के बीच में जाती थी, वो क्या है, तो हमारे यहाँ थोड़ा उसको अच्छा नहीं माना जाता है। अब जब ये बात मुझे पता लगी, मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि निश्चित तौर पे ये तो बहुत ही कष्टदायी स्थिति रही होगी, बहुत कष्टदायी स्थिति। मैं अपने आप को दोषी मानने लगा कि ये तो मैं सबसे बड़ा दोषी हूँ अगर किसी लड़की की अगर इस तरह से शादी कट जाती है। और वो शादी कट जाए एक दूसरी बात है, लेकिन आप इस तरह की तोहमत लगा के चले जाइए, जी 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 खराब बात है ना। तो जी ये जी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो समाज है हमारा, वो समाज ऐसा था, हम उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम काम करते थे, इसलिए लड़कियां 2 या 3 नाटक करके छोड़ के चली जाती थी, क्योंकि इसमें भविष्य नहीं था। तो ये स्ट्रगल मेरा थ्रू आउट रहा। और लेकिन ये है कि लड़कियां मिल जाया करती थी, तो ऐसा वातावरण बनाने में मुझे लगभग 15 साल लग गए, जी 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 जी। क्योंकि दर्शक भी बनाने थे, फिर लड़कियां लड़के भी अभिनेता भी बनाने, उनको भी ट्रेंड करना है, लड़कियों को भी ट्रेंड करना है, और नाटक भी लगातार करना है। तो ये एक समस्या थी, तो ये एक सामाजिक समस्या थी जिससे मैं जूझ रहा था। जी जी तो जी धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी एक धारणा जो है वो वर्षों में बनती है, और उसको टूटने में भी उतने ही वर्ष लग जाते हैं भाई। ये पीढ़ियां निकल जाती है, तब जाके वो धारणा बनती है। निश्चित तौर पे। जमाना बहुत बदल चुका है पूरा, उसके बिल्कुल उस काल में और आज के काल में बहुत अंतर है। आज जी उस जी कोई बात नहीं, इस तरह के कोई प्रश्न नहीं करता है, जी जी दूसरी समस्याएं होंगी। लेकिन वो ये जो समस्याएं थी ना, सीधे आपके चरित्र पे चला आता था, सीधे काम करने वाले जो है आप लोग गलत लोग हैं। ये जी 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 मेरा मेरा मकसद ये होता था कि भी नाटक जब है तो हम नाटक को, इसलिए मैं परिवार को जोड़ता था, जी 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 आती थी ना, तो मैं उसके परिवार को जोड़ लेता था कि आप भी मेरी संस्था के सदस्य हैं, जी जी जी। आप किसी समय भी आप रिहर्सल में आ सकते हैं, आप आके देखिए आपकी बेटी क्या कर रही है। क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट था इस मामले में कि जी 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 आपको, जब हम रिहर्सल कर रहे हैं तो रिहर्सल होगी, कोई लूज टॉक नहीं, कोई जी जी दूसरी बात होगी, नाटक पढ़ेंगे, नाटक बोलेंगे, नाटक पे डिस्कस करेंगे, काम खत्म हो गया, चाय पीने के 10 मिनट है, उसमें अगर आपने कोई इधर उधर की बात हो, ऐसे तो कोई करता ही नहीं था, जी 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 नाटक की ही बात होती थी। तो उसके बाद रिहर्सल हो, आप जाइए, आप अपने अपने घर पे जाइए, उसका कोई संबंध नहीं, किसी भी लड़की के साथ किसी का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर पता लग जाता था तो मैं निकाल निकाल भी देता था। जी 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 मैं बड़ा, हाँ, इस मायने में मैं बड़ा सख्त था, क्योंकि मैं एक बड़ा सा मिशन लेके चल रहा था कि, और उसमें ये आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे अभिनेता या अभिनेत्री हैं, अगर आपके अंदर ये बात अगर आ गई है और ये जरा सी भी प्रचारित हो गई, तो नाटक बंद हो जाएगा, जी नाटक जी दूसरी लड़की नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत सख्त था मैं, जी जी बहुत स्ट्रिक्ट, हाँ, एकदम बिल्कुल। और ये मैं मान रखा था कि भाई मुझे ये काम करना है, इसलिए ये सारे के सारे आपको त्याग कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, आपको ये हाईली, यू हैव टू बी हाईली डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर सर बिहार संगीत नाटक एकेडमी के वाइस चेयरमैन पद पर भी आपने अपनी सेवा दी। हाँ। तो ये संयोग कैसे बना सर, संगीत नाटक एकेडमी के वाइस चेयरमैन पद पे सेवा देने का? नहीं, ये चूंकि मैं लगातार काम कर रहा था और मैंने बहुत काम किया बिहार में, जब ये कल्चर डिपार्टमेंट बना, तो कल्चर डिपार्टमेंट में मुझे उन्होंने जोड़ा अपने साथ, और मुझे कहा कि आप योजनाएं बताइए क्या क्या हम लोग काम करें। तो मैंने उनको योजनाएं काफी बना के दी थी, वो योजनाएं इम्प्लीमेंट भी हुई, जो हमारा पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, उसमें हर 5 साल पे एक योजना बनती थी, 5 साल कौन कौन को सा डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेगा, ये सरकार का होता था। तो उसमें कल्चरल डिपार्टमेंट जो है वो मुझे बुला लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा काम देख रखा था। और फिर मैं, जो अपना उत्सव हुआ जब कल्चर डिपार्टमेंट, तो दिल्ली में अपना उत्सव हुआ था पहली बार, तो उसको मैं मुझे तो बिहार का लीडर बना के भेजा गया था। फिर उसके बाद वहां जाके मुझे चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर EZCC का बना दिया गया। दिल्ली में अपना उत्सव हुआ, फिर 89 में बॉम्बे में हुआ, वहां का भी मुझे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बना दिया था। तो चूंकि मेरे अंदर एक ऑर्गेनाइजर की,
एक एडमिनिस्ट्रेटर की भी वो शायद क्या उसे कहे एक नैक था। तो वो संस्था चलाते चलाते आ गया ना, संस्था करते आप किस तरह से ऑर्गेनाइज चीजें करते हैं, और जी आप एक सख्त भी आदमी हैं, एक सख्त आदमी की तरह काम करते हैं। जी जी तो उससे लोग जो है काफी प्रभावित हुए, तो इसलिए उन्होंने मुझे उससे जोड़ना शुरू किया। और जब ये बिहार संगीत नाटक अकेडमी का पुनर्गठन हो रहा था, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप इसके उपाध्यक्ष बन जाइए। हालांकि वो वैतनिक नहीं था, लेकिन एक जी जी हाँ अवैतनिक था, लेकिन एक जिम्मेदारी तो थी सर, एक जिम्मेदारी जिम्मेदारी तो थी। थी। तो उसके साथ मिलके काम करने का मौका मिला। जितना भी जो भी आप क्या क्या कहें हमारी पावर्स के अंदर आता था, उतना हम लोगों ने काम करने की कोशिश की, क्योंकि जी कोई बहुत बड़ा बजट संगीत नाटक अकेडमी का था नहीं कभी, जी जी बहुत ही कम था। तो इसलिए जितना भी था उसमें हम लोग काम करने की कोशिश करते थे। और तब तक मेरी संस्था काफी पॉपुलर हो चुकी थी, हम पटना से बाहर निकल के भी काम करने लग गए थे, जी जी ऐसा हो गया था। तो इसलिए उनको ये लगा कि ये आदमी इस योग्य है, इसलिए मुझे वो उन्होंने भर दिया और मैं उससे जुड़ा। जी सर, विदेशिया शैली पे आपने खूब काम किया और बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है कि उसको भी लोकप्रिय बनाने में, उसको भारत में विभिन्न जगहों पे उसके मंचन में भी आपकी बड़ी निर्णायक भूमिका रही। हाँ, वो विदेशीय शैली शैली जो है विदेशीय शैली जो है वो असल में संगीत नाटक अकेडमी ने 1984 में एक उनकी योजना उन्होंने निकाली थी कि वो फिनेंशियल असिस्टेंस देंगे उन डायरेक्टर्स को, उन निर्देशकों को जो अपने यहाँ के उनके जो जिस प्रदेश में वो रहते हैं उस प्रदेश की जो जो नाट्य रूप है जो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं या अभी भी हैं, परंपरा में हैं, उनमें से उनकी नाटकीय तत्व, वहां से नाटकीय तत्व लेके अगर वो कोई एक नई रंग भाषा का निर्माण कर सके, सृजन कर सकें, तो उसमें मुझे उन्होंने ये ऑफर भेजा था, क्या आप ऐसा कर सकते हैं बिहार में? तो मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैं वो मुझे स्वीकृति मिल गई और बिहार में हमारे यहाँ एक जो, हालांकि वो विकृत स्थिति में ही था लौंडा नाच, लेकिन वो नाच था, नाच के तो मैं चाहता था, सोचता था कि इसको नाटक में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मेरे अंदर चलता रहता था। और उससे पहले चूंकि कई वर्ष पहले तक जैसे मैंने जुलूस नाटक किया, उसमें संगीत का इस्तेमाल किया, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज काफी थी, उसका इस्तेमाल किया, पहली बार प्रयोग किया नुक्कड़ नाटक के तौर पर। 108 प्रदर्शन हमने उसके किए थे। तो उसमें जो मेरी अपनी टीम के अंदर ही वो सारे लड़के गाने वाले भी और बजाने वाले थे, बाहर से नहीं आए थे। और मैं ये मानता था कि अगर नाटक को अच्छा होना है, बढ़िया होना है, तो आपके जो कलाकार हैं वो ही गाएं बजाएं, तभी होगा। आप अगर बाहरी लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उससे आपका नाटक अच्छा नहीं हो सकता है। अभिनय कर देते हैं आपको फिर ये, तो उसमें चांस की बात है, भाग्य की बात है, आप ये कह लीजिए कि इस तरह के लड़के उस समय मुझे मिल गए कि वो ढोलक भी बजा लेते थे, बांसुरी भी बजा लेते थे और अच्छा गा लेते थे, और अभिनेता और अभिनय भी सीख गए करना, और एनर्जी थी उनमें। तो ये सारी चीजें मिला के जुलूस बहुत अच्छा एक नाटक हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक था गधा किया, एक था गधा में भी गाने थे, तो वो गाने उस तरह से कंपोज किए गए और गाना गाने लगे। उसमें जो म्यूजिक था वो जो एक्टर्स हैं वही बजाते थे, हमें बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी तरह से और तोता बोला वो किया, उसमें भी गाने थे, तो उसमें भी हमारे ही आर्टिस्ट जो अभिनेता अभिनेत्रियां वो गाते थे, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो इससे एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर, एक विश्वास पैदा हो जाता है कि आप उस नाटक को कर सकते हैं। हमारे यहाँ गाने वालों में नीलेश मिश्रा, विनीत झा, ये सारे लोग थे, झुन्नू श्रीवास्तव, अहिंद्र वर्मा, कन्हैया प्रसाद, ये सब बहुत बढ़िया गाते थे।
बहुत बढ़िया, राजेंद्र वर्मा, कई ऐसे रत्नाकर, कितने सारे लोग थे, ये सब गाने वाले थे। और ये चांस की बात है, और ये सब जब मिल गए और जब मुझे बीसीए करने के लिए मिला तो मैंने कहा कि मैं इसको करना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी कमेटी में ये बात की, वो लोग मान गए। तो फिर मैंने, अब नाट्य रूपों पे आपने काम करना है तो नाट्य रूपों के बारे में आपकी कितनी जानकारी है, क्या आपने किया है। और 1986 में जो अपना उत्सव हुआ था, उस अपना उत्सव में जो मुझे मदद मिली विदेशी शैली पे काम करने की, जो काफी प्रेरणा जो मिली, वो मुझे वहां से भी मिली। क्योंकि उस समय जो उसके डायरेक्टर थे अपना उत्सव के, राजीव सेठी, उनका ये, उस समय उन्होंने ये थीम रखा था कि जितने भी हमारे यहाँ के इंडिजिनस रूप हैं, चाहे वो डांस के फॉर्म में हो, चाहे नाटक के फॉर्म में हो, चाहे गीतों के हो, किसी भी फॉर्म में, वो सारे इंडिजिनस हों, वैसे ही रूप लाए जाएं, दिखाया जाए। उस पहले अपना उत्सव में ये कोशिश थी। तो उस आधार पर पूरे भारतवर्ष में खोज की गई। तो बिहार में जो खोज की गई उसमें मैं भी साथ था, उसमें उस खोज में तो मुझे बहुत से नृत्य रूप देखने को मिले, नाटक के रूप देखने को मिले, ये सारी चीजें देखने को मिली। तो मुझे एक विश्वास हो गया कि जो ये एलिमेंट्स हैं, जो चीजें मैंने देख रखी हैं, उनमें से देखेंगे क्या मुझे मिल सकता है। तो और उसके बाद वहाँ की जानकारी लेने के लिए, उस समाज की जानकारी, भाषा की जानकारी लेने के लिए, कैसे ये नाच कैसे होता था, ये लौंडा नाच क्या होता था, कौन लोग करते थे, किस तरह से होता था, तो ये सारा मैंने जानने की कोशिश की और एक पूरे रिसर्च की तरह से वो मैंने काम किया। क्योंकि एक शोध का काम था और एक मैं नई चीज तैयार करने जा रहा था, तो एक वो उस तरह की एक्साइटमेंट होती है। तो वो सारे नाटकीय तत्व मैंने अलग अलग रूपों से लिए और उसमें मैंने 5 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रखी कि विदेशी शैली में इनका होना आवश्यक है। एक तो ये कि एक सूत्रधार होगा, वो सूत्रधार पुरुष भी हो सकता है, पुरुष और स्त्री अगर होंगे तो वो नटी हो जाएगी साथ में। तो ये इसको फ्लेक्सिबल रखा कि अगर सिर्फ मेरे पास अभिनेता होगा तो वो सूत्रधार होगा, अगर अभिनेत्री भी मुझे मिल जाती है तो फिर मैं उसको अभिनेत्री को भी उसमें शामिल कर लूंगा और वो नटी बन जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा था विदूषक, कि विदूषक जोकर होगा, क्योंकि जोकर हमारे जो पारंपरिक नाट्य हैं उनमें होता था, तो वो वहां से मैंने उसको लिया। और तीसरा ये था कि जो गीत है, नृत्य, गीत भी, गाने और नाचना, डांस जो हमारे आज का, चूंकि वो लौंडा डांस था, तो उस लौंडा डांस को मैं परिष्कृत करूंगा, यानी जो उसकी गतियां हैं उसमें कुछ बदलाव लाऊंगा। और मैं चूंकि खुद भी नाच लेता था, तो उसकी काफी गतियां मैंने खुद भी तैयार की थी। जो भी विदेशी शैली में जो मैं अपने अभिनेताओं को जो मूवमेंट्स देता था वो म्यूजिकल होते थे और उन गतियों को मैं तैयार करता था, खुद कोरियोग्राफ करता था, कंपोज करता था। वो कहाँ से आई कैसे आई मुझे नहीं पता है, लेकिन वो मैं कर लेता था, कुछ इस तरह को कुछ हो जाता था। तो ये चीजें हैं। और एक समाजी, जो पूरे सारा जो नाटक करने वाले जितने भी अभिनेता अभिनेत्रियां हैं वो सारे समाजी जो है, समाजी बनके उनके नाटक जब हो रहा है, मंच पर शुरू हो रहा है, कर्टन बंद रहेगी, कर्टन जैसे ही खोलेगी मंच आपको बिल्कुल खाली दिखाई देगा, बैरन दिखाई देगा और सारे अभिनेता अभिनेत्रियां और जो गायक वृंद हैं या बजाने वाले हैं वो सारे इकट्ठे हो गए मंच पर आएंगे, कोरियोग्राफ्ड तरीके से आएंगे और फिर वो आके सुमिरन गाएंगे। सुमिरन को मैंने नाट्य शास्त्र का जो मंगलाचरण है वहां से ड्राइव किया कि इसको हम सुमिरन की तरह से लेंगे और फिर वो सारे अभिनेता अभिनेत्रियां पीछे बैठ जाएंगे। और अब नाटक का जो कोई भी पात्र होगा वो उसमें से उठेगा, जनता के सामने उठेगा, क्योंकि वो सारे के सारे जो बैठे हैं समाजी वो
थ्रू आउट नाटक में मंचन के दौरान मंच पर ही रहेंगे। मंच पर रहेंगे। अगर जी हाँ, अगर हम इंटरवल रखते हैं, जी। मध्यांतर होता है, तब वो बाहर जा सकते हैं, नहीं तो बीच में नहीं जा सकते हैं। वो जी। वहीं पे बैठे रहेंगे। जी जी। ये एक मैंने उसके लिए, यानी आप ये कहें कि एक नियम, एक प्रिंसिपल बना दिया, इस तरह से होगा। और उसी में से पात्र उठेगा, वो जब वो उठेगा तो वो पात्र होगा, जो बैठा है तो वो समाजी होगा। अब बैठ के आपने उठना है। अब ये जो अंतर आता है, इसमें आप एक अभिनेता, आप पात्र हैं। अब आपका अभिनय कौशल कितना है, ये आपके उससे पता लगेगा। आपको विद इन 2 और 3 सेकेंड्स आपने अपने आप को चरित्र में ले जाना है। जी जी जी। और आप आगे आए, अग्रभाग में आए, अपना अभिनय किया, जिसके साथ भी आपने बात करनी है। अकेले हैं तो अकेले, अगर तो किसी और के साथ आपकी कोई गुफ्तगू है, आप अपने संवाद बोलना चाहते हैं, जैसा भी है। और उसके बाद जब आप लौटेंगे तो उसकी पीछे जाके समाजी में बैठ जाएंगे। आपकी एग्जिट जो है वो एक पात्र की तरह होगी, और बैठेंगे आप। अब बैठने के बाद आप फिर वो समाजी हो गए। समाजी पीछे पहले गाना गा रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं, तो आप भी उनके साथ गाने लगे। तो ये एक अभिनेता के लिए बड़ी जबरदस्त चुनौती के रूप में था कि अभिनेता इतना परिपक्व होना चाहिए अभिनय में। ये था। और दूसरा ये था कि ये जो नटी और सूत्रधार हैं, ये सिर्फ गाने और नाचने के लिए नहीं है। ये सिर्फ कथा गायन करेंगे और कथा आगे बढ़ेगी, नाटक कोई दूसरे आगे करेंगे, नहीं। उस नाटक की जो कथा वस्तु है, कहानी है, उसके जो पात्र हैं, उन पात्रों में से आपको एक एक पात्र तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जी, नट और नटी के अलावा, या सूत्रधार नटी के अलावा, आपको वो पात्र करना ही होगा। विदूषक जो है, विदूषक का काम सिर्फ हंसाना नहीं होगा, जैसा कि पारंपरिक नाटकों में होता था। वो आता था बीच बीच में आके हंसा के चला गया। वो अलग से एक पैच वर्क की तरह नहीं होगा। वो भी नाटक का एक गुथा हुआ हिस्सा होगा, प्रस्तुति का एक गुथा हुआ हिस्सा होगा। इसलिए वो हंसाएगा भी, लेकिन वो इसके अतिरिक्त एक, कम से कम एक पात्र तो करेगा ही। कोई दूसरा नाटक का एक मुख्य पात्र उसको होना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। हाँ, और ये समाजी जो है, वो समाजी थ्रू आउट बैठे रहेंगे। वो समाजियों की भूमिका भी करेंगे, नागरिकों की भूमिका भी करेंगे, बैठे हुए करेंगे। अगर सामने मंच पर आए हैं तो पात्रों की तरह करेंगे। अगर पीछे बैठे हुए बोल रहे हैं तो एक भीड़ जैसे बोलती है, आपको भीड़ का कोई एक चेहरा दिखाई नहीं देता है, सिर्फ भीड़ दिखाई देती है, तो उस तरह से वो भीड़ की तरह से दिखाई देंगे। ये मेरी सोच थी कि इस तरह से हम इस नाटक को इस तरह से प्रस्तुत करेंगे। फिर ये था कि अगर नाटक का जब अंत होना है, तो नाटक का अंत हम, जो नाट्यशास्त्र का भरत वाक्य है, तो एक गीत भरत वाक्य की तरह गाया जाएगा। वो कैसे शुरू होगा वो नाटक पर डिपेंड करता है, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, वो उस समय वैसा देखा जाएगा। लेकिन मैंने एक इस तरह का मोटा मोटी एक फॉर्मेट सा बना लिया था। हाँ, और उसके बाद ये जो नट है, ये नाच जो है, उसकी गतियां जो है हमने कुछ लौंडे से ली, जो कमर का चलाना है, लेकिन बाकी और सारी चीजें मैंने उसमें ऐड की। और मैंने अपने अभिनेता नीलेश मिश्रा करता था, बहुत सुंदर गाता भी था, बहुत बढ़िया। डांस करने में पहले वो हिचकिचाता था कि क्या आप मुझे नचनिया बना रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन वो मैंने धीरे धीरे उसको समझाया कि नहीं, हम इसको लौंडा नहीं बनाएंगे, ये एक अलग तरह का पात्र होगा जो नाचता है। हाँ, वो गतियां उसकी हमने कुछ लौंडे से लिए हैं, बाकी और सारी चीजें भी डालेंगे। तो वो बात उसको समझ में आ गई, और फिर उसने अपने आप को बहुत विकसित किया उस नाच में। अपनी तरफ से उसने वो चक्कर लेने शुरू किए, और बड़े खूबसूरत वो चक्कर लेता था, बहुत बढ़िया उसने उसको बना दिया था। तो इस तरह से ये, और दूसरा ये है कि गाते हुए, अब जैसे उसने अपना नाच बंद करना है, नाचा है, नाच बंद करना है, तो जो कथक डांस में एक जो तिहाई लेके डांसर रुकता है ना, तिहाई लेता है, तो मैंने वो तिहाई उसमें डाल दी कि वो तिहाई जो है वो मेरा सूत्रधार लेगा। तो वो तिहाई भी बिल्कुल परफेक्ट कथक की नहीं, उसमें कुछ थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा गड़बड़ करके, ताकि वो ऐसा नहीं लगे कि उसकी कॉपी है। लेकिन वो
एलिमेंट मैंने वहीं से ड्राइव किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को नहीं बताता हूँ। जी 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 जी। तो ये एलिमेंट मैंने उसमें डाला, और इस तरह से जब जब डांस होता था या उसमें उसने बीच में कुछ गाया और रुका, रुकने के बाद वो तिहाई लेके रुकता था, फिर उसने अपने अगर कोई संवाद बोले, संवाद बोलने के बाद फिर वो कुछ नाच करने लगा है तो ऐसा करके उसको हम लोग बंद करते थे। तो इस तरह से उसका वो एक बड़ा रोचक और बहुत ही एस्थेटिक जी 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 फुल उस सूत्रधार को हमने वो रूप दिया। और जी अमली जी कहानी जो ऋषिकेश सुलभ की है वो जी छपी जी थी, सारिका में छपी थी, तो उसका नाट्य रूपांतरण हम लोगों ने वहीं बैठ के पूरा, यानी वर्कशॉप में जैसे तैयार किया जाता है ना नाटक, तो जी 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 रूपांतरण भी वहीं हुआ। उसमें सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि जी मैं जी भोजपुरी से उतना ज्यादा वाकफियत मेरी वैसी भाषा से नहीं थी, बोलचाल तक थी। तो बाकी जितने भी भोजपुरी भाषी मेरे यहाँ लड़के थे वो सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते थे कि ये भाषा इस्तेमाल की जाती है, ये की जा सकती है। तो इस तरह से हम लोग चुनाव करते थे और उसकी तैयारी हुई। उसी तरह से फिर जब दूसरा नाटक मैंने, जब पहला ये नाटक भुवनेश्वर में हुआ था, भुवनेश्वर में लोगों ने इसको बहुत हाथों हाथ लिया, लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों ने कहा कि एक नई तरह की चीज आई है। और सूत्रधार को देख के लोगों ने कहा कि भारतीय रंगमंच पर एक नए सूत्रधार ने इस तरह से जन्म लिया है। तो काफी लोगों ने पसंद किया। अब चूंकि नाटक की तैयारी पूरी हो नहीं पाई थी, तो नाटक का जो अंतिम दृश्य है वो हम लोग जब ट्रेन पर जा रहे थे तो उसी में गाड़ी में ही इम्प्रोवाइज किया गया और उस नाटक के उस दृश्य को तैयार किया गया और लिखा गया जैसा हो, तो उसकी रिहर्सल की। लेकिन वो इतना गुथा हुआ था, सब इतने मंझ गए थे सारे मेरे आर्टिस्ट, तो बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन वहाँ भुवनेश्वर में हुआ। और उसमें हमें एक बहुत जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा हुआ। उसके बाद फिर मैंने दूसरा नाटक माटी गाड़ी मृच्छकटिकम किया। मृच्छकटिकम में भी इसी तरह से बिहार के ही, वो तो संस्कृत नाटक था, लेकिन अब उसमें सूत्रधार और नटी हमने दो रखे थे। अब ये भोजपुरी बोलते थे, भोजपुरी गीत गाते थे, भोजपुरी में सारे संवाद थे उसके। वसंत सेना के भी सारे संवाद हम लोगों ने भोजपुरी में ट्रांसलेट किए। म्यूजिक में मैंने सिर्फ भोजपुर के इलाके का म्यूजिक नहीं रखा, बिहार के किसी भी जगह की कोई चीज, किसी भी नाट्य रूप की या किसी भी कोई भी संगीत, किसी भी हमारे वहाँ का उसका मैं इस्तेमाल करता था, उसकी धुन में ले लेता था और उस पर वो गीत हम लोग लिखते थे। उसमें अब विद्यापति के जो गीत हैं उनके गीतों की धुन का इस्तेमाल मैंने उसमें किया था। खिलौना एक हमारे यहाँ जब बच्चा बड़ा होता है तो खिलौना गीत गाया जाता है, वो उसको रखा था। और वो माटी गाड़ी का जो थीम है, अब आप माटी गाड़ी अगर मृच्छकटिकम आप पढ़ें तो जो माटी गाड़ी वाला वो दृश्य है ना, वो बिल्कुल एक रेफरेंस की तरह से आता है और निकल जाता है, भाग जाता है। वो कोई इम्पैक्ट अपना छोड़ता नहीं है कि ये क्या है। तो मैंने इस सीन को लगभग 3-4 मिनट तक रखा था। उसमें एक गीत, खिलौना गीत जैसे मैंने बताया आपको, वो रखा था। और उसमें होता यह था कि वो चारुदत्त का जो वो बेटा रोहसन है वो खेल रहा है, उसको वो माटी गाड़ी दी जाती है, वो मिट्टी की गाड़ी दी जाती है, तो वो रोता है कि नहीं ये मैं मिट्टी की गाड़ी से नहीं खेलूंगा। लेकिन ये जो वसंत सेना है वो उसको दुलारती है, पुचकारती है, क्योंकि उसकी जो माँ है उसने शायद उसको थप्पड़ मार दिया था, वो जिद कर रहा था, तो फिर ये उसको खिलाती है। और उसमें ये गाड़ी लेके चल रहा है, आगे आगे चल रहा है रोहसन, तो अपने सारे गहने उतार के उसमें डाल देती है। और इस तरह से तो 3-4 मिनट तक वो सीन वो चलता रहा। तो इसलिए वो माटी गाड़ी का नाम माटी गाड़ी क्यों है उस नाटक का, वो निकल के आ सका। थीम वो उस तरह से पूरी तरह से निकल के आ सका। और इसका जो अंत है, इसके अंत को भी मैंने बदल दिया था। और उसमें ये है कि शकार को सजा दी जाएगी, शकार को माफ नहीं किया जाएगा। उसमें चारुदत्त माफ कर देता है उसको, तो ओरिजिनल नाटक है उसमें मृच्छकटिकम में। लेकिन इसमें हमने शकार को कहा नहीं, आज अगर आज के समाज के साथ आपने उसको जोड़ना है तो आज जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, तभी तो वो समाज सुधरेगा आपका, नहीं तो नहीं सुधरेगा। तो इस तरह से ये बदलाव लाए, कुछ काफी गतियां दी।
एक जी, बैलेंस्ड, बहुत ही खूबसूरत बैलेंस्ड हमारा जी, ये नाटक निकला है। उसमें जो विदूषक था वो जोकर भी था, वो भोजपुरी बोलता था, लेकिन उसके बाद उसको एक पात्र बना दिया गया उसमें जो ब्राह्मण मित्र है उसका जी, 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 है ना, चारुदत्त का, जी, वो जी, तो वो दे दिया गया। तो वो बहुत खूबसूरत, हमारे जो अभिनेता थे पहले, एक कृष्ण मुरारी था वो करता था, उसके बाद प्रवीण कुमार सिसोदिया वो आया, वो करने लगा, फिर उसके बाद एक डिग्लिश था। तो इन्होंने अपने अपने ढंग से ना उसको विकसित किया, काफी विकसित किया। जी, हमारे यहाँ आर्य की भूमिका उसमें थी, आर्य की भूमिका एक विनीत कुमार झा नाम का बहुत अच्छा गाता था, बहुत बढ़िया गाता था वो, जी, और जी, उसको उसको लेके वो करता था। और म्यूजिक हमारा इसका माटी घड़ी का ये अजीत कुमार अकेला हमारे यहाँ ये बहुत जी, अच्छे गायक थे जी, भोजपुरी के, और वो उन्होंने इसका संगीत दिया था, बहुत जबरदस्त संगीत उसका, और बहुत अच्छा खुद भी गायक था। जी, और जी, 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 हालांकि वो बड़ा प्रोफेशनल एक्टर था, प्रोफेशनल डांस ये गायक था, लेकिन नाटक से उसका ऐसा जुड़ाव हुआ कि वो हमारे साथ उस प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं करता था। जो जी, भी जी, अगर अगर उसको दे दिया तो ले लिया, अगर हमारे पास नहीं है तो नहीं दिया, तो वो उस तरह से बुरा नहीं मानता। तो एक जी, बहुत अच्छी टीम जी, हमारी जी, इस तरह से तैयार हो गई थी। और फिर तीसरा जो नाटक था वो मेरा मैला आंचल था। मैला आंचल वो ज्यादा डिफिकल्ट प्ले था। रेणु की भाषा, रेणु ने एक उपन्यास लिखा। अब उपन्यास में तो कोई भी सूत्रधार और नटी नहीं है, हमने सूत्रधार और नटी उसमें तैयार किए, जी, जी, क्रिएट किए, विदूषक क्रिएट किए। अब उस तरह से उनको वो भाषा, भोजपुरी भाषा दी गई, भोजपुरी भाषा में वो गीत गाते थे, जी, जी, आपस में संवाद करते थे। लेकिन जब नाटक की जो पूरी भाषा है, नाटक के अंदर जो पात्रों की भाषा है, वो सारी की सारी रेणु जी की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जो रेणु जी ने अपने उस पूरे उपन्यास में की थी। और जो गीत उन्होंने उसमें रचना की थी, उन गीतों को उसमें डाल रखा था। तो वो भी उस तरह से बड़े विस्तार से एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन बन के आई। उसके बाद मैंने मुक्त धारा पे काम किया, जो रविंद्रनाथ टैगोर का है मुक्त धारा नाटक। वो एक प्रतीक नाटक है। अब ये ज्यादा डिफिकल्ट था कि उसको हम नाट्य रूपांतरित करके अब कैसे बिहार के साथ जोड़े। तो बिहार के एक इलाके में जहाँ पे इस तरह का एक बांध बना था, जहाँ पे भोजपुरी लोग रहते हैं, और बांध के बाद जो पानी निकल के जाता है जिस नदी से, वहां पे मगही के लोग रहते हैं। तो फिर इस तरह से नाटक की जो कोर्ट की भाषा है वो हमने हिंदी रखी, और डेहरा की जो राजा के जो प्रजा है वो डेहरा निवासी हैं, तो डेहरा की भाषा जो है हमने भोजपुरी रखी। और जो नदी वहां से निकल के जिस इलाके में जाती है वो सारे वो मगध क्षेत्र है, तो वहां की भाषा मगही रखी। तो 3 भाषाओं का मैंने इसमें इस्तेमाल किया, जो बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरती से निकल के आया। अच्छा, और जो जो सूत्रधार था उसको भोजपुरी भाषी रखा, और जो नटी थी वो मगही रखी। अब और दोनों की शादी हो गई है, दोनों पति पत्नी है। नटी जो है इसमें वो पति पत्नी है, लेकिन अलग अलग भाषा से आए हुए हैं। तो वो भाषाओं को लेके जो आपसी नोक-झोंक चलती है, एक दूसरे को छोटा करने की बात कही जाती है या होती है, मजाक में भी होता है ये, तो उस तरह की नोक-झोंक भी उसमें वो रहती थी। लेकिन वो पति पत्नी भी हैं, घर भी चलाते हैं, इस तरह से ये होता है। और विदूषक जो है, विदूषक का काम तो हंसाना है या टिप्पणियां करना है, लेकिन इसमें मैंने उसको विलेन बना दिया। यानी जो इंजीनियर था जिसने वो बांध बनाया था, अब जब बांध टूटने वाला है, तब उसमें जो वो रौद्र रूप लेता है, और उसमें वो जो गतियां करता है, जो पहले उनको देख के या सुन के हंसी आती थी, अब उसको देख के आदमी डरने लगता है। वो एक भयानक रूप उस कैरेक्टर ने ले लिया है। जो उसकी गतियां, जिस तरह से वो सोनसॉल्ट वगैरह करता है, तो एक अजीब सा वो रूप ले लेता है। तो इस तरह से मैंने उसको विकसित करने की कोशिश की, नाटक दर नाटक, प्रदर्शन दर प्रदर्शन, और लोगों ने उसको काफी पसंद किया। आपके लखनऊ में भी मैं इन नाटकों के प्रदर्शन करके गया हूँ, इलाहाबाद में करके गया हूँ, दिल्ली में किया है, भोपाल में किया है, कोटा में किया है, जयपुर में किया है, उदयपुर में किया है। तो इस तरह से काफी हिस्सों में मैं इस नाटक को कलकत्ता में लेके गए, हमने कलकत्ता में इसके शोज किए,
जी आसाम में, गुवाहाटी में हमने इसके प्रदर्शन किए। तो इस तरह से ये काफी लोगों ने काफी पसंद किया और एक नए रूप में वो काम आने लगा। और ये एक नाटक जो है ये विदेशी शैली ग्रामीण रंगमंच और शहरी रंगमंच के बीच में एक ब्रिज का काम किया। जी 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 इसने एक ब्रिज का काम जी। किया। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे उसके बाद दिल्ली आना पड़ा। हाँ, अगले अगले मुक्तधारा अगले नाटक प्रश्न जो पे। है वो मुक्तधारा नाटक वारंगम में भी हुआ था 2004 में। जी 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 दूसरा जी वारंगम का दूसरे साल। जी 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 जी। पहले साल तो डाकू नाटक हुआ था जो मैंने श्री राम सेंटर में किया था, करवाया था, उस नाटक में किया गया था वारंगम में। दूसरे साल ये हुआ था तो मुक्तधारा। तो जी, मुक्तधारा मेरा उसमें आखिरी प्रदर्शन था। उसके बाद फिर मैं नाटक वहां नहीं कर पाया और जी जी। दिल्ली चला आया। तो संयोग ऐसा रहा सर कि आपका जो एक प्रशासनिक कौशल था, कार्य बतौर आयोजक, जो आपका एक अपना आपका एक कौशल था कि चीजों को बहुत उम्दा तरीके से आयोजित करते थे, प्रशासनिक कौशल अच्छा था, उसका परिणाम रहा कि श्री राम सेंटर ने आपसे अनुरोध किया कि आप आके यहाँ की व्यवस्थाओं को संभालिए। तो फिर आप हाँ, दिल्ली के ही होके रह गए हैं? फिर आप दिल्ली के होके रह गए सर उसके बाद? हाँ नहीं, वो पन्ना जे.एन. कौशल थे एक, उनका देहांत हो चुका है। वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से थे और वो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में भी थे, फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी आ गए थे। वो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, तो उनसे लगातार मुलाकात होती रहती थी। उन्होंने मेरे नाटक देख रखे थे, मेरे इस स्नैक को वो जानते भी थे। तो शायद पन्ना भरतराम ने उनसे कहा था कि आप हमें कोई डायरेक्टर बताइए जो आगे देख सके, क्योंकि श्री राम सेंटर की हालत उस समय काफी खराब हो चुकी थी। जो उनका टीचिंग सेक्शन है वो भी, और जो रेपेटरी कंपनी है वो भी, तो वो चाहती थी। तो उन्होंने मेरा नाम बताया कि वहां पर है। तो उन्होंने मुझसे बात की। मैंने कहा, पटना में उस समय में था, तो मैंने कहा अरे भाई क्या बात आप कर रहे हैं, मैं पटना में अपना ग्रुप छोड़ के वहां कैसे जाऊंगा वहां। तो बोले नहीं, आप एक बार आके देख लो क्या है। तो फिर उन्होंने मुझे एक नाटक पहले दिया, पुरुष नाटक डायरेक्ट करने के लिए। ये जयवंत दलवी का नाटक था। तो उसमें उस नाटक को मैंने वहां आके निर्देशित किया। तो उसको देखा उन लोगों ने, नाटक बहुत अच्छा हुआ था। और मेरा वो प्रशासनिक वो ये भी, तो फिर वो इस बात पे एडमेंट हो गई कि नहीं, इन्हीं आप इन्हीं को कहिए ये रह जाए यहाँ पे। तो फिर कौशल जी ने मुझे कहा, अरे सतीश जी ऐसा समझिएगा ना कि आप एक वर्कशॉप करने आए हैं। आप वर्कशॉप्स तो करते ही हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मुझे वर्कशॉप्स के लिए बुलाता रहता था। तो मैं जाता था पूरे देश में, जहाँ भी कहीं वो भेज देते थे। तो कभी 30 दिन के लिए, कभी 45 दिन के लिए, तो इस तरह से एक टूर मेरा बनता रहता था। तो वो कहने लगे कि ऐसा ही समझना कि एक तुम 2 वर्ष के लिए दिल्ली आए हो, एक वर्कशॉप करके जा रहे हो। अब वो पता नहीं क्या था, वो मैं मान गया, मैंने कहा चलिए देखते हैं। तो इस तरह से वो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद फिर मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो फिर तो पारिवारिक एक जो समस्याएं होती हैं वो खड़ी हो गई। तो फिर मैं दिल्ली का ही रह गया। फिर मैं वापस पटना लौट नहीं पाया, क्योंकि जो मेरी आर्थिक स्थिति थी वो तो सिर्फ मेरे घर पर मेरे पिताजी के साथ ही जुड़ी हुई थी। शॉप ही थी हमारी जो हमें खाना खर्चा देती थी, और तो कुछ था नहीं। तो फिर मुझे अब उसके लिए यहाँ संघर्ष करना था, तो इसलिए फिर मैं दिल्ली में ही रह गया। दिल्ली में रह के श्री राम सेंटर में काम मैंने किया। 1084 की माँ, उनके लिए एक नाटक किया मैंने, स्टूडेंट्स के लिए किया। और फिर डाकू मुद्रा राक्षस का लिखा हुआ नाटक, क्योंकि वो पन्ना भरतराम मुझसे कहने लगे आप तो म्यूजिक के आदमी हैं, आप रियलिस्टिक प्लेस क्यों कर रहे हैं, आप उस तरह का नाटक कराइए हमारे बच्चों से, हमारी रेपेटरी कंपनी से। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो खोजता हूँ मैं। तो वो नाटक डाकू मुझे मिला, और फिर वो डाकू पे हमने काम करना शुरू किया। और उसको नौटंकी शैली में R.B. शर्मा एक हैं, राजस्थान के ही हैं, तो उन्होंने इसका म्यूजिक किया था। तो म्यूजिक के दौरान काफी अच्छी कॉम्पोजिशंस हुई थी म्यूजिक की। और 5 म्यूजिशियन हर रोज नाटक के साथ रिहर्सल करते थे। तो इसकी हमने तैयारी की। और ये जब इसका प्रदर्शन हुआ तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ।
जी। हालांकि उसमें जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स में नहीं, रेपेटरी कंपनी में 3-4 गाने वाले बहुत अच्छे थे। हम्म। तो अब नौटंकी है तो नौटंकी में अगर एक्टर गा नहीं सकता तो बेकार है, क्योंकि बैकग्राउंड से तो चलेगा नहीं और बेसुरा गाने से तो चलेगा नहीं। और दूसरा ये है कि एक ही धुन तो आपने गानी नहीं है, अलग अलग धुनें हैं। बहरे तबीर भी है तो उसकी अलग धुनें हैं, चौबोला है तो उसको अलग अलग ढंग से गाया जाएगा। एक ही ढंग से आप गाते रहिएगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो वो जिस तरह से गाने की कंपोजिशन डायरेक्टर ने की है तो आपको तो गानी पड़ेंगी। तो अभिनेता उसमें सक्षम होना चाहिए, अभिनेता अभिनेत्री। जी। क्योंकि रियलिस्टिक नाटक इतने ज्यादा हो रहे थे कई वर्षों से लगातार, तो ये समस्या रंगमंच के सामने थी कि उसमें जो आने वाले लड़के लड़कियां हैं उसमें बहुत कम गायक हुआ करते थे। जी। नहीं के बराबर कई बार पूरे सेशन में ही कोई लड़का कोई लड़की गाने वाली नहीं, सारे बेसुरे होते थे, गाने पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्योंकि सारे यथार्थवादी नाटक हुआ करते थे, यथार्थवादी अभिनय हुआ करते थे। उसमें गीतों की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, गाने की कोई गुंजाइश रखी नहीं थी नाटकों में। तो इसलिए ये एक मुश्किल थी, यहाँ भी हमको पेश आई थी, लेकिन हमारा काम चल गया। एक लड़की थी वो गा लेती थी, तो उसमें जो मुख्य भूमिका कर रही थी वो लड़की बहुत अच्छा गाती थी। लेकिन बहुत बहुत उम्दा यात्रा रही सर आपकी। बिहार में एक पूरी रंग क्रांति करने के बाद आप दिल्ली में भी बहुत उम्दा और अभी भी लगातार क्रियाशील बने हुए। बहुत कुछ इस इंटरव्यू में हम लोगों को और भी जानना था, लेकिन हम सभी समय सीमा में बंधे हुए हैं। इसमें 2-3 बातें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा तो कहना चाहूंगा। जो दिल्ली में मैं आया तो फिर मैं अलग हो गया एसआरसी से, फिर मैं फ्रीलांसर हो गया। फ्रीलांसिंग में फिर मैं संगीत नाटक अकेडमी के साथ जुड़ा। संगीत नाटक अकेडमी ने मुझे बहुत सी वर्कशॉप दी, उसमें ओम प्रकाश भारती थे, जयंत कस्तुआर थे, ये भटनागर थी, किरण भटनागर, ये इन लोगों ने मुझे बहुत काम दिया क्योंकि ये मेरे काम से वाकिफ थे। तो इस तरह से इन्होंने मुझे काफी वर्कशॉप्स दी। तो फिर इनकी कई वर्कशॉप्स मैंने ऑर्गेनाइज की पूरे भारतवर्ष में। और एसकेपी साहित्य कला परिषद, हाँ जी, हाँ, उसका अपना एक रंग मंडल था। और शेखर वैष्णवी उस समय उसके सेक्रेटरी थे। उनकी बहुत सारी योजनाएं थी कि नाटक को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और एक वो बहुत बड़ा एक रंगमंडल उस तरह का स्थापित करना चाहते थे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक है तो एक और भी इस तरह का खड़ा हो, क्योंकि सिर्फ एक कोई ग्रुप तो काम करे तो काम नहीं चल सकता है। इतने बड़े देश में आपके पास कई रंगमंडल होने चाहिए। तो उस तरह से उन्होंने उनकी योजनाएं थी नाटकों को लेकर, तो उसमें उन्होंने मुझसे बहुत काम कराया। उनके कई नाटक मैंने किए। उसी में मैंने 3 पेनी ओपेरा पहले किया, फिर उसके बाद दीदी ठाकुरन जो फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है जुलूस, उसका नाट्य रूपांतरण था, उसको किया। वो बहुत डिफिकल्ट सा था, लेकिन इतना सुंदर वहाँ के अभिनेता अभिनेत्रियों ने किया। उसमें एक दीक्षा थी लड़की, दीक्षा ठाकुर, उसने उसमें बहुत अच्छी भूमिका की थी। और सारे उनके अभिनेता अभिनेत्री इतने अच्छे निकले हैं, उससे कोई कहने की। उसके बाद अन्वेषक जो है प्रताप सहगल का नाटक है, उसमें हमने दोनों ने मिलकर काफी मेहनत की और उसको एक ऐसा रूप दे दिया, वो बिल्कुल एक मॉडर्न क्लासिक है। इतना उसकी इतनी अच्छी प्रस्तुति हुई कि लोग कहने लगे कि ये आधुनिक भारतीय रंगमंच पे एक नया चैप्टर एक जोड़ता है। वो नाटक इतना सशक्त वो नाटक है, इतनी अच्छी प्रस्तुति भी थी। और चूंकि वो बड़ी टीम है और उसमें बहुत खर्च चाहिए, और तो वो ज्यादा उसके शोज वो नहीं पाए, लेकिन वो नाटक इस तरह का था। और फिर उसके बाद इन्होंने ये जो नाट्य लेखन की प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें जो नाटक सिलेक्ट होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आते थे। पहले ये सिर्फ पुरस्कार देते थे, उसके बाद इन्होंने योजनाएं बनाई कि नहीं, इनके प्रदर्शन भी होने चाहिए। तो फिर इन्होंने मुझसे उसके प्रदर्शन करवाए।
जब तक शेखर वैष्णवी थे वो तो वो हर वर्ष मुझे या हर 2 वर्ष पर उनका ये होता था तो मुझे एक नाटक दे दिया करते थे और मैं उस नाटक को करता था और बार बार कर दे। हालांकि लोग कहते थे कि आप इसलिए इस नाटक को करते हैं, ये नाटक करने देखने में ऐसा कुछ नहीं है या पढ़ने में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इसको बार बार खेला जाए। मैंने कहा मैंने जैसी तैयारी की है मैं तो इसको बार बार खेलना चाहूंगा अगर मेरे पास पैसे हो तो। सिर्फ पैसे के लिए ही मैं एक नाटक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक नाटक को तैयार करने में मैं अपना सब कुछ लगा देता हूँ। तो मैं तो ये चाहूंगा कि उस नाटक का बार बार प्रदर्शन हो और उसको आगे किया जाए। तो इस तरह से उनके शेखर जी जब रिटायर करके उसके बाद जेपी सिंह, हाँ, तो वो भी मुझे फिर उन्होंने भी मेरा काम तो देख ही रखा था। फिर वो भी मुझे जब जरूरत पड़ती थी मेरी मुझे बुला लेते थे और नाटक देते थे इस तरह से। तो मैंने वहाँ बड़ा काम किया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए काफी काम किया और कॉलेजेस को लेके मैंने बड़ा काम किया। वहाँ ARSD कॉलेज है, ARSD कॉलेज में रंगायन संस्था हम लोगों ने बनाई। जयदेव तनेजा का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े आलोचक हैं, नाट्य आलोचक हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, संगीत नाटक अकेडमी अवार्डेड हैं। और हाँ, तो वो वहाँ प्राध्यापक थे। उन्होंने मुझे कहा कि सतीश हम कॉलेज में ये काम करना चाहते हैं, तो एक वर्कशॉप की और रंगायन संस्था बनाई। और आज वो इतनी जबरदस्त संस्था है, कोई कहने की इतना अच्छा काम कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बिल्कुल नया ही आयाम उसने दिया है और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा रोल मॉडल है पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी नाटक होते हैं या हो रहे हैं, कि कॉलेजेस में किस तरह से ड्रामा को अगर वो तैयार किया जाए उस रूप में वो सामने आ सकता है। बहुत बड़ी एक मॉडल है। उस तरह से मुझे लगता है कि दूसरे शहरों में भी काम होना चाहिए। अब योजनाएं तो बहुत हैं, आपके पास समय है इतना है कि आप कितना काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब आपके DNA में आके मैंने काफी काम किया और दूसरा आपके यहाँ जो एक नौटंकी की वर्कशॉप हुई थी उसमें मुझे रीता सिन्हा थी उस समय डायरेक्टर, उन्होंने बुलाया था। तो तीन नाटक हुए थे उसमें, मैं था, उर्मिल थपलियाल थे और त्रिवेदी थे। अरुण त्रिवेदी जी। हाँ, अरुण त्रिवेदी जी थे? नहीं अरुण नहीं, मैं भूल रहा हूँ। लोकेंद्र थे। तो हम लोग तीनों ने मिलके, और वो उसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जो पारंपरिक नौटंकी करने वाले हैं उन्हीं कलाकारों के साथ करनी है, शहरी लोगों के साथ नहीं करनी थी, उनको तैयार करना। तो मुझे एक बांदा की पार्टी मिली थी, वो राजेंद्र जी की पार्टी थी। अब पता नहीं उनके संपर्क में अब रहा नहीं या संपर्क हमारा नहीं वैसा बन सका। बहुत खूबसूरत पार्टी, वो सारे के सारे मजदूर वर्ग के थे। उसी तरह से एक पार्टी जो इनको लोकेंद्र को मिली थी और एक पार्टी उसी तरह से थपलियाल जी को मिली थी। तो हम लोग तीनों पार्टियों को लेके अलग अलग काम करते थे उसमें। अब जो पटना में, बिहार में मैंने जो समस्या देखी, यहाँ मैंने आपके यूपी में भी वो देखी। जब वो लड़की की जरूरत पड़ी तो कोई लड़की नाटक में काम करने को तैयार है, नौटंकी के नाम पे छटक जाती थी, आती थी। नौटंकी नहीं करेंगे, नौटंकी अच्छी चीज नहीं है। तो हाँ, नौटंकी एक अच्छी चीज नहीं है। समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये सच है। आपने उस समाज में इस धारणा को बदलना है, इस धारणा को बदलना है। अब हमने जो नाटक किया उसमें सिर्फ एक छोटा सा रोल था जिसमें एक लड़की की जरूरत थी, कोई लड़की तैयार नहीं हुई शहर के। बहुत लोगों ने कोशिश की शहर में लड़कियां ढूंढने की, संस्थाओं में भी जाके, लेकिन नहीं, कोई लड़की तैयार नहीं। तो फिर एक स्टूडेंट थी, BNA की स्टूडेंट, फिर उसको उसमें खड़ा किया गया, उसको कहा गया, तो वो तैयार होगी, उसने फिर उसको किया। अब वो जो नाटक मैंने जो किया था मेरे साथ का, वो निरक्षर थे, मेरे लिए एक नया अनुभव था। वो सारे के सारे निरक्षर थे। अब उनको वो राजेंद्र जी जो उनके लीडर थे, वो नाटक के डायलॉग्स उनको याद कराते थे। वो बोलते थे पहले, तो फिर वो याद करता था, जिस तरह बच्चे को रटाया जाता है ना, छोटे बच्चों को, तो उस तरह से उनको वो रटाते थे।
और उसके बाद मैं क्या बताऊं आपको, वो जो अभिनेता थे वो गजब की उनकी प्रतिभा थी भाई। वो मंच पर आके जो काम करते थे, तो उसमें एक महामंत्री की जो भूमिका कर रहा था, मैंने कहा था तो जरा थोड़ी अपनी चाल बदलो ना महामंत्री की। तो कहता है चाल देखनी है तो मुझे जूता पहनाइए, मुझे उस तरह का जूता लाके दीजिए, देखिए मेरी चाल देखिए। तो आप ये देखिए किस तरह का ये था। और उसमें एक जो मेरा एक बहुत जबरदस्त अनुभव ये है कि हम लोग पढ़ाते तो हैं कि आहार्य अभिनय, आहार्य 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 करते रहते हैं। तो उसमें जो डाकुओं का सरदार था, वो भूमिका मैंने एक को दी थी। वो देखने में वो सबसे ज्यादा कमजोर था, वो बेचारा हर रोज मुझसे डांट भी सुनता था, तो लेकिन वो सुधरा नहीं। अब जिस दिन नाटक था उस दिन उसका मेकअप किया गया, उसको उस तरह के वो कपड़े पहनाए गए, और जब प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में उसने सबसे अच्छा अभिनय किया। सबसे ज्यादा डांट सुनता था, उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। तो मैंने उससे पूछा नाटक के बाद, मैंने कहा अच्छा ये बताओ भाई मुझे तुम कि तुमने कुछ खा पी लिया था क्या? क्योंकि ज्यादातर पारंपरिक नाटक करने वाले या नाटक करने वाले कुछ ले लेते हैं, कुछ दारू ले लिया या कुछ गुटखा सा खा लिया या कुछ नशा सा कर लिया और उसके जोक में अभिनय कर जाते हैं। ऐसा हमारे यहाँ होता रहा है, अभी भी होता है। ऐसे कई कई अभिनेता हैं जो कहते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन उससे ज्यादा बढ़ती है, जबकि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, मेरा विचार बिल्कुल अलग है। तो खैर, तो उसने बहुत अच्छा अभिनय। मैंने कहा तुमने कुछ खा पी लिया था क्या? बोला नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा क्या हुआ फिर, ये इतना अच्छा अभिनय तुमने कैसे किया? बोला सर जैसे ही मेरा अभिनय हुआ, मेरा मेकअप हुआ, उसके बाद मैंने कॉस्ट्यूम पहने, कॉस्ट्यूम पहन के जब मैं जैसे ही मिरर के सामने, आईना के सामने खड़ा हुआ, तो मुझे लगा कि अरे मैं तो सरदार हूं। और मेरा उसका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यानी मेकअप और कॉस्ट्यूम पहनते ही अभिनेता के अंदर एक इतना जबरदस्त परिवर्तन आ जाए। आहार्य अभिनय क्या है वो मुझे उस दिन समझ में आया कि ये आहार्य अभिनय है, किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म करता है। और वो दाद देनी चाहिए और उनको नमन करना चाहिए भरत मुनि को, तो इस चीज को पकड़ पाए और वो इतनी जबरदस्त चीज उन्होंने हमें दी। तो इस तरह से एक आपके यहाँ और भी बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन अब आपको समय नहीं है। हाँ सर, हम लोग समय के आगे चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी रोचक, इतनी सारी यात्राएं, बिहार की, दिल्ली की, भारतेंदु नाट्य अकेडमी की, जो इतने सारे रोचक किस्से हैं वो हमसे साझा करने के लिए जितेंद्र कुमार जी सर, जो प्रमुख सचिव हैं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी, श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी के इस आमंत्रण को आपने स्वीकार किया, रंग समागम कार्यक्रम में आप आए। एक आखिरी संदेश आपकी तरफ से सर रंग समागम के लिए, और फिर कार्यक्रम को हम समाप्ति की ओर ले जाएं। मैं सबसे पहले तो बीएनए को और आपके आयोजकों को दोनों को बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे ये मौका दिया, और बीएनए के साथ मैं लगभग 15 वर्ष के बाद, मेरे ख्याल 15 वर्ष या 16 वर्ष के बाद इस तरह से बातचीत कर पा रहा हूँ या जोड़ पा रहा हूँ। लेकिन ये सारे जो आपके उस समय जितने भी लोग थे, जुगल किशोर जी थे, अरुण त्रिवेदी थे, आपकी चित्रा मोहन पोखरिया, ललित पोखरिया जी थे, ये सब लोग मुझे याद आए आज। रीता जी याद आई, सुशील कुमार सिंह याद आए। सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, आपके आयोजक, आपके जो निदेशक महोदय हैं उनको, कि आपने बहुत अच्छा मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने पुराने लोगों से मिल पाया, उनसे बातचीत कर पाया। और ये एक बहुत बढ़िया आयोजन है। इस कोरोना काल में जो हम शायद वैसे नहीं कर पाते, इस तरह से जुड़ नहीं पाते, अलग अलग तरह के लोगों को, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में, मैंने अकेले ही नहीं स्ट्रगल किया है, सबने स्ट्रगल किया है, और सबके अपने अपने तरह के स्ट्रगल हैं। और उन सारे संघर्षों को हम नमन करते हैं कि उन्होंने इतनी हिम्मत की, समाज के साथ लड़ते रहे और इस मुकाम तक पहुंचे और रंगमंच को आगे लाए।
लाने में उनकी एक भूमिका है। और पूरे भारतवर्ष में, अपने प्रदेश में भी हर एक ने कुछ ना कुछ आहुति दी है और उसको एक वो रूप दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। और इन सबको सुनने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी उन सारी बातों को सुनने का मौका मिला। तो एक वो फूड फॉर थॉट जो कहते हैं ना, इस कोरोना काल में कम से कम रंगकर्मियों को, मेरे जैसे रंगकर्मी को, ये तो एक बहुत अच्छी चीज मिल गई कि हमारा समय भी कट गया। और समय वो कुछ उल्टा पुल्टा सोचने में नहीं कटा है, एक बहुत ही सकारात्मक जो काम में गया है। और इसमें हम सब सोचने पे भी मजबूर हो रहे हैं, और एक दूसरे को सुन रहे हैं, और एक दूसरे को जान रहे हैं, उनके अंतर की कथाओं को उनको जान रहे हैं, उनकी पीड़ाओं को जान रहे हैं, उनकी खुशियों को जान रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, और ये मंच आपने सबको उपलब्ध कराया, तो इसके लिए साधुवाद तो आपको मिलना चाहिए। ये सच में बहुत बहुत अच्छा काम है, और ये ऐतिहासिक काम है, ये ऐतिहासिक काम है, और ये डॉक्यूमेंटेड हो रहा है। और डॉक्यूमेंटेड होके ये सारे छात्रों को, जितने भी छात्र आएंगे, रंगमंच करेंगे, वो शिक्षण लें या नहीं लें, लेकिन अगर वो जानना चाहेंगे, अनुभवों को जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो आपको ये सारे मंच जो आप लोग प्रदान कर रहे हैं, ये सारा उनको सुनने में मिलेगा। नहीं तो कहाँ, कोई पुस्तकें थोड़ी है रंगमंच पर, नहीं है, हिंदी में तो नहीं है, हिंदी वालों के लिए तो नहीं है। तो आपको अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी के जो रंगकर्मी है, वो उन्होंने जितना संघर्ष किया है अपने जीवन में, या जिस भाषा के भी है, उन्होंने भारतीय रंगमंच को लेकर जितना संघर्ष किया है, वो तो यही सब है, यही डॉक्यूमेंटेशन है, यही वो किताबें हैं, और ये सब पे काम आने वाली है। तो ये सच में बहुत बड़ा काम है, इसके लिए तो आप लोगों को नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, कि इतनी सारी स्मृतियां आपने साझा की इस भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी के इस पटल पर, और हमें अपना समय देने के लिए, अपनी इस यात्रा को साझा करने के लिए पूरे भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। रंगमंच के लिए मेरे पास हमेशा समय है, आप जब चाहेंगे, और मुझे बड़ा मजा आता है, बहुत आनंद लेता हूँ मैं। मेरा जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। गुड नाइट।